साथियों नमस्कार। लास्ट क्लास में अपन ने हेलोजन डेरिवेटिव में फिजिकल प्रॉपर्टीज की थी। आज अपन बात करेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज के बारे में, और केमिकल प्रॉपर्टीज में विशेष तौर से SN1 रिएक्शन और SN2 रिएक्शन है उसके बारे में बात करेंगे, क्योंकि यहां से जो क्वेश्चन बनने की संभावना है वो ज्यादा है और वो रिएक्शन मैकेनिज्म का पार्ट है, तो इसको ध्यान से देखिएगा। आज का अपना टॉपिक रहेगा केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ हेलोजन डेरिवेटिव, या इसको आप बोल सकते हो हेलो एल्केन के केमिकल प्रॉपर्टीज। तो हेडिंग लगा लीजिए केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ हेलो एल्केन। जो हेलोजन डेरिवेटिव है उसमें अपन हेलो एल्केन देखेंगे, जैसे एल्किल हैलाइड है आपके, विशेष तौर से उन्हीं की बात करेंगे। तो उनमें जो कौन कौन सी रिएक्शंस होती है, कौन कौन सी रासायनिक अभिक्रियाएं होती है उनको देखेंगे। सबसे पहले अपन देखेंगे कौन कौन सी रिएक्शन देता है। तो आपका जो हेलो एल्केन होता है, हेलो एल्केन कौन सा होगा, जैसे ये RX, ये निम्न 4 प्रकार की रिएक्शन देता है। पहली रिएक्शन ये देता है SN रिएक्शन, इसी को बोला जाता है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया देता है। दूसरी रिएक्शन देता है ये इवन रिएक्शन, या जिसको बोलोगे आप एलिमिनेशन रिएक्शन, और एलिमिनेशन में अपन पढ़ेंगे इसको बोला जाता है विलोपन अभिक्रिया। यहां पर ये हो गई आपकी नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया। अपन बात करेंगे तीसरी रिएक्शन, इसमें मेटल्स के साथ में वो रिएक्शन किस प्रकार करेगा, तो रिएक्शन विथ मेटल्स, धातु के साथ अभिक्रिया, और लास्ट में अपन देखेंगे इसका रिडक्शन किस प्रकार होता है उसके बारे में। चलिए आप लोग हेडिंग लगा दीजिए। सबसे पहले नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया। आज का अपना टॉपिक रहेगा विशेष तौर से हेलो एल्केन की फिजिकल प्रॉपर्टीज अपन ने देखी थी। आज केमिकल प्रॉपर्टीज स्टार्ट करने जा रही है, तो हेडिंग रहेगी न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। देखो रिएक्शन मैकेनिज्म का बहुत ही शानदार पार्ट है और इंटरेस्टिंग पार्ट है। यहां पर अपन 2 प्रकार की रिएक्शन देखेंगे, SN1 और SN2। इसके बारे में जितनी डिटेल स्टडी होगी वो अपन कर लेंगे इस लेक्चर में। तो लेक्चर आपका लंबा होने वाला है। हेडिंग लगाइए आप न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस। अपना टॉपिक है नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया, नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया। चलिए देखिए, जनरल परिचय देखते इसका नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया का एक्चुअल में होता क्या है। इसमें देखिए, जैसे ये मेरे पास में कोई मान लीजिए सबस्ट्रेट है AB, और C यहां पर एक नाभिक स्नेही की भांति कार्य कर रहा है। तो AB तो आपका हो गया कोई एक सबस्ट्रेट जिसको आप बोलते हो क्रियाकारक, और C मान लो एक नाभिक स्नेही है। अब यहां पर इस C ने क्या किया, इस B का प्रतिस्थापन कर दिया, तो आपका जो कंपाउंड बना है वो बन जाता है AC और ये B। तो यहां से जो B निकला है, इस B को बोला जाता है लिविंग ग्रुप। लिविंग ग्रुप, या इसको आप बोलते हो अवशिष्ट समूह है, इसी को बोला जाता है लिविंग ग्रुप, और इसी को आप बोलोगे अवशिष्ट समूह है। और यहां पर C एक प्रकार का हो गया न्यूक्लियोफाइल। चलिए 2 प्रकार की होती है, एक होती है SN1 रिएक्शन और एक होती है आपकी SN2 रिएक्शन। क्लियर है। आइए सबसे पहले बात करने जा रहे हैं अपन SN1 रिएक्शन की। तो हेडिंग लगा दीजिए आप SN1 रिएक्शन।
न्यूक्लियोफिलिक सबस्टिट्यूशन रिएक्शन, और उसमें सबसे पहला पार्ट अपन पढ़ने जा रहे हैं यूनिमोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सबस्टिट्यूशन रिएक्शन, यूनिमोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सबस्टिट्यूशन रिएक्शन, और इसी को अपन बोलते हैं SN1 रिएक्शन, SN1 रिएक्शन। यानी कि ये हो गई आपकी एकाणुक नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया, एकाणुक नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया। इसके बारे में देखते हैं क्या होती है। चलिए, आप सभी जानते हो कि अपन ने देखा था कि उसमें क्या होता है कि कोई आपके पास में सबस्ट्रेट है, उस पर नाभिक स्नेही का आक्रमण हुआ। जैसे सबस्ट्रेट पर किसी क्रिया कारक पर कोई न्यूक्लियोफाइल आके जुड़ता है तो वहां से जो लिविंग ग्रुप है वो वहां से बाहर निकल जाता है। इस रिएक्शन को आप बोलते हो नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया। अपन ने बात की है ये दो प्रकार की होती, तो पहले अपन बात करने जा रहे हैं SN1 रिएक्शन। SN1 जो रिएक्शन है आपकी, इसी को आप बोल रहे हो यूनिमोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सबस्टिट्यूशन रिएक्शन। यूनिमोलिकुलर क्यों बोला गया? क्योंकि इसमें केवल जो कंसंट्रेशन है इस रिएक्शन की वो केवल एक पर निर्भर करेगी, यानी एक क्रिया कारक पर निर्भर करेगी। क्लियर है? इसी को आप बोलते हैं यूनिमोलिकुलर, एक अणु पे निर्भर करती है। चलो देखते हैं क्या होता है। सबसे पहले मेरे पास भी क्या है, कोई एल्किल हैलाइड है और उस एल्किल हैलाइड पर आया कोई न्यूक्लियोफाइल। न्यूक्लियोफाइल नाभिक स्नेही जानते हो आप सभी। नाभिक स्नेही क्या होता है उसके बारे में बात कर लेते थोड़ी सी। न्यूक्लियोफाइल जानते हो आप सभी नाभिक स्नेही के बारे में। देखो ये वर्ड दो शब्दों से मिलकर बना है, ये आपने पढ़ रखा है अच्छे से, न्यूक्लियो और फाइलस। मींस ये हो गया आपका, इसका मतलब हो गया न्यूक्लियस नाभिक, और फाइलस आपका हो गया टू लविंग स्पीसीज। यानी नाभिक स्नेही वो प्रजाति होती है जिसके पास में इलेक्ट्रॉनों की अधिकता होती है और वो वहां जाकर आक्रमण करता है जहां पर इलेक्ट्रॉन घनत्व क्या होता है, कम होता है। नाभिक स्नेही है, इनको बोला जाता है लुईस बेस भी बोल सकते हो आप ना, तो इनको लुईस बेस भी बोला जाता है। और ये एक प्रकार की होती है इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज, यानी इलेक्ट्रॉन धनी प्रजाति होती है। और आप सभी जानते हो जैसे साइनाइड आयन है आपका, OH माइनस आयन है, एल्कोक्साइड आयन है आपका, ये सभी किसकी भांति व्यवहार करते हैं, नाभिक स्नेही की भांति व्यवहार करते हैं। यानी नेगेटिव चार्ज स्पीसीज है वो आपके एक न्यूक्लियोफाइल हो गए, नाभिक स्नेही होगी। इसके अलावा जैसे आपका ये हो गया एल्कोहल हो गया आपका, जिस पर लोन पेयर है प्रेजेंट है, वो भी किसकी भांति व्यवहार करते हैं, एक नाभिक स्नेही की भांति व्यवहार करते, एक न्यूक्लियोफाइल की भांति व्यवहार करते हैं। चलो ये तो आपको बेसिक पता होना चाहिए नाभिक स्नेही क्या होता है। अब देखते हैं। देखो नाभिक स्नेही ने आक्रमण किया न्यूक्लियोफाइल, NU- को आप बोलोगे न्यूक्लियोफाइल नाभिक स्नेही, इसने आक्रमण किया इस कार्बन पे। अब आप सभी जानते हो कि आपका जो RX होता है एल्किल हैलाइड होता है, अपन ने पढ़ा था पोलर नेचर के बारे में। अक्ष यहाँ पर हेलोजन है और इस अक्ष की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है, विद्युत ऋणता, वो इस कार्बन की तुलना में ज्यादा होती है, जिसके कारण इसके जो इलेक्ट्रॉन है कार्बन के वो किस ओर शिफ्ट हो जाते हैं, इस हेलोजन की ओर शिफ्ट होते हैं, जिसके कारण इस पर क्या आता है, अच्छा खासा डेल्टा नेगेटिव आता है और इस पर क्या आता है, डेल पॉजिटिव आता है। यानी आंशिक धनावेश और आंशिक ऋणावेश यहाँ पर क्या हो जाते हैं, उत्पन्न हो जाते हैं। तो इसमें पोलर नेचर आपको देखने को मिलेगी। यानी ये नेचर कैसी हो गई आपकी, पोलर नेचर, जिसको बोलोगे आप ध्रुवीय प्रकृति। तो यहां पर क्या होगा, इस न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा, न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा तो यहां से क्या निकलेगा बाहर, आपका कोई अक्ष बाहर निकलेगा और क्या बन जाएगा आपका RNU, ये प्रोडक्ट बनेगा और अक्ष माइनस यहां पर एक प्रकार का होता है लिविंग ग्रुप होता है, अवशिष्ट समूह होता। देखेंगे अपन कौन कौन से अवशिष्ट समूह होते हैं जो रिएक्शन के लिए उत्तरदायी होते हैं, जब इसका एविडेंस पढ़ेंगे, इसका प्रमाण पढ़ेंगे इस रिएक्शन का वहां पर। चलिए, जैसे मेरे पास में कोई रिएक्शन हो रही है, RCl है और इस पर यदि मैंने मान लो अटैक करवाया H2,
ये न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है, SN1 रिएक्शन है। यहाँ पर क्या बनेगा आपका OH बनेगा और बाकी आपका प्रोडक्ट जैसे HCl यहाँ से बाहर निकलेगा। क्लियर है? चलो तो देखिए आप ऐसे भी करवा सकते हो, एल्किल हैलाइड है, इस पर OH माइनस का अटैक हुआ, ये एक नाभिक नहीं हो गया, SN1 रिएक्शन फॉलो होगी, क्या बनेगा आपका एल्कोहल बनेगा और बाहर निकल जाएगा जो बच रहा है। क्लियर है? अवशिष्ट समूह बाहर निकलेगा, लिविंग ग्रुप। इस रिएक्शन के अपन देखते देखिए मैकेनिज्म देखते हैं। देखो मैकेनिज्म की बात करते हैं तो मैकेनिज्म क्रियाविधि, सबसे पहले क्रियाविधि में देखिए इसमें क्या क्या स्टेप पॉसिबल होती है उसके बारे में अध्ययन करते हैं। आपने पहले स्टीरियोकेमिस्ट्री में पढ़ रखा होगा, SN1 रिएक्शन की रिएक्शन मैकेनिज्म में पढ़ रखा है। चलिए स्टेप फर्स्ट, बहुत शानदार रिएक्शन है। देखो क्या होता है, आपका जो टर्सरी हैलाइड है वो रिएक्शन में पार्टिसिपेट करेगा और उसको पार्टिसिपेट करने का जो रीजन होता है वो रीजन ये है क्योंकि जो टर्सरी आपका कार्बोकेटायन बनता है वो मोर स्टेबल होता है और मोर स्टेबल होता है, इसके कारण यहां पर उसकी रिएक्टिविटी क्या होती है, ज्यादा। क्लियर है? यानी जो स्थायी उत्पाद बनेगा मींस 3 डिग्री जो कार्बोकेटायन है वो यहां पर आपका रिएक्शन में पार्टिसिपेट करता है। तो उसके बारे में अपन बात कर लेते हैं। चलिए देखिए अपने पास भी क्या है, नेट रिएक्शन लिख रहा हूं मैं, तृतीयक ब्यूटिल क्लोराइड है मेरे पास में, इसको लिख रहा हूं मैं तृतीयक ब्यूटिल क्लोराइड, इस पर किसी बेस का अटैक हुआ, OH माइनस यानी एक न्यूक्लियोफाइल हो गया, इसका अटैक होने पर यहां से आपका क्या बनेगा, तृतीयक ब्यूटिल एल्कोहल बनेगा। क्लियर है? जिसको आप बोलते हो टर्सरी ब्यूटिल एल्कोहल, और आपका जो लीविंग ग्रुप है वो यहां से बाहर निकल जाता है। अब इस पूरी कंप्लीट रिएक्शन की अपन देखते हैं मैकेनिज्म। आइए मैकेनिज्म स्टेप फर्स्ट में क्या होता है, स्टेप फर्स्ट जब आप देखोगे तो आपके पास में है ये, क्लियर है, यानी कार्बन पे 3 मिथाइल ग्रुप लगे हुए हैं और यहां पर क्या लगा हुआ है आपका एक Cl लगा हुआ है, इसको आप बोलते हो टर्सरी ब्यूटिल क्लोराइड। इस कंपाउंड को आप बोलोगे टर्सरी ब्यूटिल क्लोराइड। अब यहां पर क्या होगा, ये जो स्टेप है ये स्लो स्टेप है और आप जानते हो केमिकल काइनेटिक्स में पढ़ा होगा आपने, जो स्लो स्टेप होती है वो आपकी RDS होती है। RDS का मतलब हुआ रेट डिटरमिनेटिंग स्टेप, यानी कि ये आपका हो गया एक प्रकार का वेग निर्धारक पद। ये वेग निर्धारक पद होता है, यानी अपन केमिकल काइनेटिक्स में वेग निर्धारक पद में केवल वही लेते हैं जो स्लो स्टेप से होती है। तो यहां से क्या होगा, ये Cl बाहर निकलेगा और इस Cl के बाहर निकलने से आपका यहां जनरेट होता है एक कार्बोकेटायन, जिसको आप बोलते हो कार्बोधन। चलिए कार्बोधन कौन सा बना, टर्सरी कार्बोकेटायन बनेगा, तो आप इसको बोल सकते हो 3 डिग्री तृतीयक ब्यूटिल कार्बोकेटायन, ब्यूटिल कार्बोकेटायन बन गया आपका। चलो सेकंड स्टेप लिख रहा हूं मैं यहां, देखिए सेकंड स्टेप की बात करेंगे तो आपका जो टर्सरी ब्यूटिल कार्बोकेटायन है, अब यहां पर अपन अटैक करवाएंगे किसी नाभिक स्नेही का, तो नाभिक स्नेही आके यहां जुड़ जाता है, ये तृतीयक ब्यूटिल कार्बोकेटायन है और इस पर किसी नाभिक स्नेही का अटैक करवाया। अब देखो यहां पर मैं H2O भी काम में ले सकता हूं, कोई दिक्कत नहीं है मेरी, क्योंकि H2O किसकी भांति व्यवहार करता है, एक प्रकार का पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट होता है। उसको देखेंगे अपन पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट क्या होता है और पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट क्या होता है इस रिएक्शन में। यानी कि ऑक्सीजन एटम है, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, यदि उसे डायरेक्ट हाइड्रोजन एटम यदि आपका जुड़ा हुआ है तो उसको आप बोलते हो पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट। और यदि मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम से कोई अन्य एटम जुड़ा हुआ है हाइड्रोजन को छोड़ के, जैसे डीएमओ से आप पढ़ते हो डाई मिथाइल सल्फोक्साइड, तो उसको बोला जाता है पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट, और वो आप देखोगे SN2 रिएक्शन में। तो यहां पर आप कोई काम में लेते हो पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट काम में लेते हो,
इसको ऐसे लिया जा सकता है। इसका मतलब आप इस रिएक्शन को 3 स्टेप में भी करवा सकते हो। चलो अपन केवल यहाँ पर 2 स्टेप की बात करने जा रहे हैं। जैसे ये आएगा, आपको पता है इस कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज है और इसमें बॉन्ड बनेगा। ये जो आपकी स्टेप होगी ये फर्स्ट स्टेप होगी, क्लियर है। और फर्स्ट स्टेप होने के कारण आपका जो प्रोडक्ट बनेगा वो ये बनेगा, एल्कोहल हो गया। इसी को आप बोलते हो तृतीयक ब्यूटिल एल्कोहल। इसको आप बोलोगे टर्सरी ब्यूटिल एल्कोहल या तृतीयक ब्यूटिल एल्कोहल बन गया। अब देखते हैं इस रिएक्शंस की रेट किस किस पर निर्भर करती है, उससे अपन देख लेंगे, इसकी कोटि देख लेंगे, उसका ऑर्डर देख लेंगे। चलिए इस रिएक्शंस की रेट की बात करेंगे। दर देखो, इसकी दर केवल और केवल ये आपने जो क्रिया कारक लिया है टर्सरी ब्यूटिल क्लोराइड, इसके कंसंट्रेशन पे निर्भर कर रही है। इसी कारण आप इसको बोल दोगे केवल एक क्रिया कारक की सांद्रता पे निर्भर कर रही है, तो कोटि कौन सी होगी इसकी, केवल 1। यानी ये प्रथम कोटि की विक्रिया है, इसमें केवल एक ही प्रकार का अणु भाग ले रहा है, मॉलिक्यूल पार्टिसिपेट कर रहा है। इसी कारण इसको क्या बोला गया है, यूनिमोलिक्यूलर रिएक्शन। और न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन हो ही रहा है। चलो तो इसकी जो रेट है वो केवल सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन पे निर्भर करती है, क्रिया कारक की सांद्रता पे निर्भर करती है। अब देखो यहां पर मैंने जो ब्रैकेट लिखा है, बड़ा कोष्टक लिखा है, ये कंसंट्रेशन को व्यक्त करता है। क्लियर है। चलिए आप लिख दोगे रेट बराबर, या रेट किस पर निर्भर कर रही है, आपके टर्सरी ब्यूटिल क्लोराइड पर निर्भर कर रही है। तो रेट क्या हो जाएगी आपकी, K1 CH3 का हो जाएगी। तो आप क्या निष्कर्ष निकाला आपने, इसका मतलब इस अभिक्रिया की कोटि क्या हो गई, 1 हो गई। तो यहां आप लिख दोगे ये क्या कर रहा है, फॉलो फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स, यानी ये प्रथम कोटि अभिक्रिया है उसकी गतिकी को स्पष्ट कर रही है। तो ये आपकी होगी फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स। क्लियर है। तो ये है आपकी SN1 रिएक्शन। चलिए जो ये आपने रिएक्शन देखी है SN1 रिएक्शन, इस रिएक्शन में जो एक्टिवेशन एनर्जी का जो मान होता है वो आपको प्राप्त होता है 151 किलो कैलोरी प्रति मोल के आसपास। यानी EA की बात कर रहा हूं मैं, क्या है ये, एक्टिवेशन एनर्जी। और इसको आप बोलोगे सक्रियण ऊर्जा। इसका मान होता है 151 किलो कैलोरी प्रति मोल, इसके बराबर होता है। चलो अब देखते हैं इस रिएक्शन के पक्ष में कुछ प्रमाण देखते हैं, कुछ एविडेंसेस देखते हैं। आइए बात करते हैं। अपन ने सबसे पहले इसके रेट देख ली। चलो उसमें अपन काइनेटिक है, केमिकल काइनेटिक्स वाला, वो अपन ने कर लिया पोर्शन यहां पर। और अपन यहां पर देखेंगे स्टीरियो केमिकल एविडेंसेस अपने को क्या कहते हैं, उसकी बात कर लेते हैं। हेडिंग लगा दीजिए स्टीरियो केमिकल एविडेंसेस ऑफ न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस। आइए देखते, हेडिंग रहेगी अपनी स्टीरियो केमिकल एविडेंसेस। इसको आप बोलोगे त्रिविम रासायनिक प्रमाण कौन कौन से इससे स्पष्ट हो रहे हैं। त्रिविम रासायनिक प्रमाण देखिए, यदि आपने लिया टर्सरी ब्यूटिल क्लोराइड, क्लियर है, और उसकी स्टेबिलिटी की बात करते हैं, तो यहां लिख लेता हूं मैं सबसे पहला पॉइंट, एक तो स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन। देखिए स्टेबिलिटी की बात करते हैं तो जो आपकी स्टेबिलिटी होती है कार्बोकेटाइन की, वो 3 डिग्री कार्बोकेटाइन सबसे ज्यादा स्टेबल होता है, फिर 2 डिग्री, फिर 1 डिग्री कार्बोकेटाइन, और सबसे लास्ट में आपका ये मिथाइल पे लगा हुआ है कार्बोकेटाइन। तो आप बता सकते हो कि आपका जो टर्सरी ब्यूटिल कार्बोकेटाइन जिसको आप बोलते हो, ये
टर्सरी कार्बोकेटाइन, फिर आपका जो बना है वो द्वितीयक कार्बोकेटाइन हो गया, ये होता है। फिर आपका होता है 1 डिग्री कार्बोकेटाइन और सबसे लास्ट में होता है आपका क्लियर है। एक चीज इस बात का भी ध्यान रखना, यहां पर आपका जो कार्बोकेटाइन है जो उसमें रीअरेंजमेंट हो रहा है, पुनर्विन्यास हो रही है, तो फिर वहां पर वो SN1 रिएक्शन होती है। क्लियर है। पुनर्विन्यास के आधार पर आप बता सकते हो। यहां पर लिख रहा हूं मैं नोट लगा के, इफ रीअरेंजमेंट टेक प्लेस, यदि आपका इस रिएक्शन के दौरान पुनर्विन्यास होता है, रीअरेंजमेंट टेक प्लेस, देन SN1 रिएक्शन शुड बी कैरिड आउट। क्लियर है। यानी आपकी वहां पर SN1 रिएक्शन होगी जहां पर आपको रीअरेंजमेंट देखने को मिलेगा, पुनर्विन्यास देखने को मिलेगा। क्लियर है। उससे पहले स्टीरियोकेमिकल इन्हेरिटेंस अपने को कहता है, यदि अपन ने कार्बन से जुड़े हुए 3 डिफरेंट ग्रुप लिए, इसका मतलब है आपने कोई ऐसा कंपाउंड लिया जो एप्टिकल एक्टिव है, कोई ऐसा क्रियाकारक लिया जो आपका प्रकाशिक सक्रिय है, तो आपके जो प्रोडक्ट बनेंगे वो सभी प्रोडक्ट भी आपके कैसे प्राप्त होंगे, उनमें रेशमिक मिश्रण आपको देखने को मिलेगा। चलिए इस बात को समझ गए। आइए देखते अगले पॉइंट की बात करने जा रहे हैं। इसमें आपको देखने को मिलेगा रेसिमाइजेशन। अपना खास टॉपिक यही था त्रिविम रासायनिक परमाणु, रेसिमाइजेशन, या इसमें आपको रेसिमीकरण देखने को भी मिलता है। और ये आपने पढ़ा होगा स्टीरियोकेमिस्ट्री वाले पोर्शन में, मैंने आपको बताया था किस प्रकार होता है। देखो ये कार्बन है मेरे पास में, और इस कार्बन से जुड़ा हुआ एक मेरे पास में यहाँ R1, यहाँ R2, यहाँ R3 है, और यहां पर मैंने लगा रखा है आपका कोई क्लोरीन एटम लगा रहा है। चलो इस वाले को मैं मान लेता हूं ये आपका क्या है, वेज है, और इस वाले को मैंने माना ये क्या है आपका डेस है। ये है आपका कोई ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड, यानी जो क्रियाकारक आप काम में ले रहे हो ये क्या है आपका कोई ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड है, प्रकाश सक्रिय यौगिक है। अब क्रियाकारक यदि इस रिएक्शन में प्रकाश सक्रिय यौगिक हो तो आपको वहां पर जो देखने को मिलेगा, आपको डीएल देखने को मिलता है, रेसिमीकरण देखने को मिलता है। अब रेसिमीकरण की क्रिया जानते हो आप सभी, इसके लिए आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा वीडियो का, आप वहां से जाकर भी देख सकते हो। OH माइनस आएगा, क्या होगा यहां से Cl निकलेगा बाहर, आपका रिएक्शन कौन सी फॉलो हुई आपकी SN। अब देखो आपका जो प्रोडक्ट बनेगा इसमें एक तो ये प्रोडक्ट बनेगा R1, ये कार्बन है आपका, और आपने देखो एक तो सेम बनेगा। क्लियर है। ये हो गया आपका R2, ये हो गया आपका R3, और यहां आप क्या लगाओगे OH लगाओगे। एक तो ये बना, ये मान लो आपका D है, इसका जो मिरर इमेज बनेगा वो क्या बनेगा आपका L बनेगा, और D और L है सभी प्रायोगिक घटना पर आधारित है। ये आप एक्सपेरिमेंट से पता लगा सकते हो, इसे देख के पता नहीं लगा सकते कि दिया गया है वो D है और L है। क्लियर है। चलो दूसरा जो बनेगा वो R1, इसका मिरर इमेज बनेगा, यहां आ जाएगा आपका R2, और इधर रहेगा आपका जो आप देख पा रहे हो डैश पोजीशन पे OH, और ये आपका क्या हो गया R3। क्लियर है। यदि ये Dl है तो ये क्या है आपका L है। माना कि ये 50% आपको D मिला, तो ये 50% आपको क्या मिलेगा L मिलेगा। मींस आपने क्या देखा, यहां पर रेसिमाइजेशन की क्रिया हो रही है, यानी आपको यहां रेसिमीकरण है वो देखने को मिल रहा है, बिल्कुल मिल रहा है। यहां पर किसी प्रकार की समस्या है क्या, इसका मतलब आपको यहां पर रिटेंशन भी देखने को मिलेगा और इन्वर्जन भी आपको यहां देखने को मिलता है। तो
इन्वर्जन भी देखने को मिलेगा और रिटेंशन भी देखने को मिलेगा। क्लियर है? ये तो आपको क्या प्राप्त हो गया, रिटेंशन प्राप्त हो गया, और वो क्या प्राप्त हो गया, आपका इन्वर्जन प्राप्त हो गया। तो यहां पर आपका जो प्रोडक्ट बनता है उसमें आपको रिटेंशन भी देखने को मिलेगा और उसमें आपको इन्वर्जन भी देखने को मिलेगा। यानी रिटेंशन इन कॉन्फ़िगरेशन सभी जानते हो, और इन्वर्जन हो जाता है विन्यास का प्रतिपन्न हो जाता है। यानी रिटेंशन कॉन्फ़िगरेशन और इन्वर्जन कॉन्फ़िगरेशन दोनों मिलेंगे आपको, लेकिन जो इन्वर्जन होगा वो इस रिटेंशन की तुलना में क्या होगा, थोड़ा ज्यादा होगा। और ये इसकी तुलना में क्या होता है, प्रतिशत मात्रा की बात करें तो परसेंटेज, यदि यील्ड देखे इसकी उपलब्धि देखे तो वो क्या होता है, आपका इन्वर्जन वाला हमेशा क्या बनता है, ज्यादा बनता है, और आपका जो रिटेंशन वाला है वो हमेशा क्या बनता है, कम बनता है। क्लियर है? चलिए ये भी आपने एविडेंस देख लिया। अगली बात करने जा रहे हैं इसमें अपन, देखिए तीसरी, यदि आपके पास में 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री एल्किल क्लोराइड दे रखे हैं तो आप वहां से आराम से बता सकते हो कौन सा मोस्ट स्टेबल होगा आपका। क्लियर है? चलो तो आप देख सकते हो यहां पर रिएक्टिविटी ऑफ एल्किल हैलाइड। तो अगला इसमें लगाइए पॉइंट तीसरा, इसी में रिएक्टिविटी ऑफ एल्किल हैलाइड, यानी एल्किल हैलाइड है उसकी क्रियाशीलता की अपन बात करते हैं। एल्किल हैलाइड की क्रियाशीलता देखिए, रिएक्टिविटी किस प्रकार होती है। ये आपके पास में है 3 डिग्री वाला, सभी जानते हो। चलो ये आपके पास में है 2 डिग्री। अब देखो यहां पर मैं लिख रहा हूं Cl, ये होगा टर्सरी ब्यूटिल क्लोराइड, ये आपका द्वितीयक वाला होगा जिसको आप बोलोगे आइसोप्रोपिल क्लोराइड, और यहां पर ये आपका होगा CH3CH2Cl, और लास्ट में आपका होगा CH3Cl। क्लियर है? चलिए अब देखिए यहां से Cl निकलेगा, कार्बोकेटाइन बनेगा, यहां से Cl निकलेगा, कार्बोकेटाइन फॉर्मेशन होगा, और यहां से Cl के निकलने पर भी कार्बोकेटाइन का फॉर्मेशन होता है। चलो इसका नाम लिख लेते हैं, ये हो गया टर्सरी ब्यूटिल क्लोराइड आपका, टर्सरी ब्यूटिल क्लोराइड हो गया। ये कौन सा हो गया आपका, सेकेंडरी, या इसको आप बोल सकते हो आइसोप्रोपिल, द्वितीयक हो गया, सेकेंडरी हो गया, तो आइसोप्रोपिल क्लोराइड। देखो 2 नंबर पे आ रहा है ना यदि, तो आप उसको आइसोप्रोपिल बोलोगे। ये कौन सा हो गया, एथिल क्लोराइड हो गया आपका, और इसको आप बोलते हो मिथाइल क्लोराइड, ये आपका हो गया मिथाइल क्लोराइड। क्लियर है? चलिए अब देखो इधर से इधर जा रहे हो तो आपका जैसे यहां से Cl निकलेगा, यहां से Cl निकलेगा, यहां से Cl और यहां से Cl, मतलब Cl यहां से बाहर निकलेगा तो आपको कार्बोकेटाइन बनेगा। यहां पर जो कार्बोकेटाइन बना मतलब Cl यहां बाहर निकला आपका, यहां Cl और यहां Cl। तो देखो यहां Cl, यानी प्रत्येक जगह से आपको Cl को रिमूव किया आपने, Cl के रिमूव करने से आपका क्या बनेगा, आपका ये बनेगा कार्बोकेटाइन। चलो इसको ऐसे लिख रहा हूं मैं डायरेक्ट, बन गया। यहां कार्बोकेटाइन ये बना आपका, यहां आपका जो कार्बोकेटाइन बना है वो ये वाला बना है। क्लियर है? और लास्ट में आप जानते हो आपका मिथाइल ग्रुप है कार्बोकेटाइन। चलो अब देखिए इसकी बात करते हैं अपन। तो बात करेंगे तो आप एक चीज नोटिस करना, मैं क्या बोल रहा हूं आपको। 3 डिग्री कार्बोकेटाइन, 2 डिग्री कार्बोकेटाइन, 1 डिग्री, और ये आपका हो गया मिथाइल। इधर से इधर चले आप, क्या निष्कर्ष निकाला आपने कि कार्बोकेटाइन है उसकी स्टेबिलिटी क्या हो रही है, कम हो रही है। तो स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन, यानी जो कार्बोनाइन है आपका उसका स्थायित्व क्या हो रहा है, कम हो रहा है। अब देखो जिधर स्थायित्व कम होता है कार्बोकेटाइन का, उधर रिएक्टिविटी भी क्या होती है आपकी, कम होती है। तो यहां इस प्रकार आप लिख दोगे रिएक्टिविटी भी क्या होगी, या आप बोल दोगे, अभी समझ रहे,
रिएक्टिविटी ऑफ एल्किल हैलाइड क्या होगी, डिक्रीज होगी। क्लियर है? चलो यहां से आप आराम से बता सकते हो कि इधर से इधर चलने पर आपका जो कार्बोकैटायन उसकी स्टेबिलिटी क्या हो रही है, कम है। अब देखो जो कार्बोकैटायन ज्यादा स्टेबल होगा इसका मतलब वही आपका क्या रहेगा, अच्छी मात्रा में प्रोडक्ट का निर्माण करेगा। क्लियर है? चलिए, तो यदि आपसे पूछा जाए कि रिएक्शन SN1 रिएक्शन है उसकी क्रियाशीलता का क्रम बताना है आपको, तो यहां पर रिएक्टिविटी ऑर्डर यदि आपसे पूछा जाए SN1 रिएक्शन का, आपसे रिएक्टिविटी ऑर्डर पूछा जाए, आप आराम से बता दोगे। 3 डिग्री है वो आसानी से रिएक्शन करेगा, फिर 2 डिग्री आपका, फिर 1 डिग्री और लास्ट में आपका कौन सा, मिथाइल वाला, जिस पर ये कार्बोकैटायन जनरेट होता है। इस बात को आप समझ गए होंगे। चलिए आगे बात करने जा रहे हैं अपन, और एक क्वेश्चन के थ्रू देखते हैं। देखिए बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आया हुआ है कंपटीशन लेवल पर, उसकी बात करते हैं। मान लीजिए मैंने क्या किया, इसी रिएक्टिविटी को आधार मानते हुए करते हैं। टर्सरी ब्यूटिल क्लोराइड है मेरे पास में, और टर्सरी ब्यूटिल क्लोराइड की मैंने रिएक्शन करवा दी AgNO3 के साथ में, यानी इसमें ऐसे बना लेते इसको, ये 3 डिग्री है, यानी 2 डिग्री है और 1 डिग्री है, ये सभी क्या है आपके एल्किल हैलाइड है। इस बात का तुम ध्यान रखना। क्लियर? बना लेना, बनाना चाहो तो। ये लो CL हो गया, 3 डिग्री बन गया, 2 डिग्री बन गया, आइसोप्रोपिल बोलोगे, यहां लगा दो Cl, ये कौन सा बना आपका, यहां 1 डिग्री बना, और लास्ट में आपका CH3Cl। क्लियर है? चलो इन 3 को देख लेते, उसको छोड़ दो आप। यदि मैंने इसमें डाल दिया AgNO3, 3 डिग्री वाले में, 2 डिग्री वाले में और 1 डिग्री वाले में, आपको बताना है यहां पर कौन सा प्रोडक्ट है वो बनेगा। सोच लिया? चलिए आइए करते हैं। देखो यहां से Cl बाहर निकलेगा, आपका 3 डिग्री कार्बोकैटायन जनरेट होगा, इधर 2 डिग्री बनेगा, उधर आपका क्या बनेगा, 1 डिग्री बनता है। AgNO3 के साथ में रिएक्शन होती है तो 3 डिग्री कार्बोकैटायन है वो मोस्ट स्टेबल होता है, उसकी रिएक्टिविटी ज्यादा होती है, तो यहां से ये क्या करेगा, आपका AgNO3 के साथ में इस AgCl की पीपीटी देता है। क्लियर है? AgCl की पीपीटी यहां पर आराम से आपको दे देता है, यानी कि आपका यहां पर जो प्रोडक्ट बनेगा वो क्या बनेगा, वो आप आराम से बता सकते हो। क्लियर है? फंडा क्लियर है? ये बात आपकी आ गई समझ में। चलिए इसका मतलब आप यहां से बता दोगे ये क्या होगा, आसानी से रिएक्शन करेगा, और ये रिएक्शन नहीं करेगा, और ये रिएक्शन नहीं करेगा। इसका कारण देख लिया, यहां पर आपको क्या मिलेगा, AgCl की पीपीटी मिलेगी, इसका अवक्षेप मिलेगा, प्रेसिपिटेट मिलेगा। चलिए ये अपने देखा, और अपन बात करते हैं आगे की। नोट कीजिए यहां तक। अब देखो मैंने आपको एक बात बोली थी, बात ये थी कि यदि इस रिएक्शन में यदि मान लो रीअरेंजमेंट की संभावना हो तो वहां पर आपका क्या प्रोडक्ट बन सकता है, उसकी क्या पॉसिबिलिटी रहती है, उसको देख लेते हैं। देखिए यदि रीअरेंजमेंट हो तो SN1 रिएक्शन होती है, SN2 रिएक्शन आपकी वहां नहीं होती है। इस बात को विशेष तौर से ध्यान रखना। रीअरेंजमेंट कैसे करवाओगे, देखिए विस्तार से देखिए किस प्रकार होगा, किस प्रकार नहीं होगा, उसकी बात करते हैं। देखो ये मेरे पास में है, एग्जांपल लेने जा रहा हूं मैं, एक नियो कंपाउंड है मेरे पास में, CH3 और यहां पर है CH2 और यहां पर ये हो गया C। क्लियर है? इसको बोला जाता है नियो पेंटिल। देखो 5 कार्बन हो गए और क्लोराइड। इस कंपाउंड को आप बोलोगे नियो पेंटिल क्लोराइड। ये जो आपने देखा नियो पेंटिल क्लोराइड है, यदि मैंने इसकी रिएक्शन करवाई एथेनॉल के साथ में तो क्या प्रोडक्ट बनेगा, अपना क्वेश्चन है ये। चलिए
इसका करने जा रहे हैं अपन सॉल्यूशन। देखते जाइए किस प्रकार होता है, और आपको पता है यहाँ पर मैकेनिज्म कौन सी फॉलो हो रही है, SN1 रिएक्शन फॉलो हो रही है। देखो ये है मेरे पास में, और यहां से CH2Cl। फर्स्ट स्टेप हो गया आपका। पहला जो स्टेप है उस पहले स्टेप में आपका यहां से क्या निकलेगा, Cl के बाहर निकलने से कार्बोकेटाइन जनरेट होगा, और कार्बोकेटाइन आपका बना CH3 और ये CH2। ये आपका बन गया कार्बोकेटाइन। अब देखो ये जो कार्बोकेटाइन यहां बना है ये केवल एक कार्बन से सीधा अटैच है। एक कार्बन से सीधा अटैच, इसका मतलब कौन सा कार्बोकेटाइन हुआ, 1 डिग्री कार्बोकेटाइन हो गया। ये आप यहां लिख दोगे 1 डिग्री कार्बोकेटाइन। आप कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी ऑर्डर देखते हो तो ये क्या होगा, 3 डिग्री की तुलना में लिस्ट स्टेबल होगा। लिस्ट स्टेबल मतलब कम स्थायी है, लिस्ट स्टेबल का मीन्स हुआ। अब यदि यहां पर रीअरेंजमेंट हो रहा है, आप लिख सकते हो रीअरेंजमेंट टेक्स प्लेस या टेक प्लेस हो रहा है, आराम से देख सकते हो। देखो रीअरेंजमेंट यहां पर यदि आप करवाओगे, इस मिथाइल की शिफ्टिंग करवाओगे, तो मिथाइल की शिफ्टिंग करवाने से यहां पर एक कार्बोकेटाइन जनरेट हो रहा है, और वो कार्बोकेटाइन आपका कौन सा हुआ, 3 डिग्री कार्बोकेटाइन हो गया। देखिए सेकेंड स्टेप की बात कर रहा हूं मैं। अब देखो फर्स्ट स्टेप है, ये स्लो स्टेप है, कार्बोकेटाइन बन रहा है, कैसी है, RDS है। तो इसकी जो रेट यदि आप निकालना चाहोगे तो वो इस पर निर्भर करती है केवल और केवल। चलिए यहां पर आप क्या करवाओगे, एक मिथाइल की शिफ्टिंग करवाओगे। अब यहां पर रीअरेंजमेंट हो गया, पुनर्विन्यास की संभावना है, इसको आप बोलोगे रीअरेंजमेंट टेक प्लेस। रीअरेंजमेंट यहां हो रहा है, आपका प्रोडक्ट क्या बनेगा, यहां पर कार्बोकेटाइन आ गया और यहां आ जाएगा आपका देखो CH2 CH3। अब देखो इस कार्बन से 3 अन्य कार्बन सीधे जुड़े हुए हैं, तो कार्बोकेटाइन कौन सा बना, 3 डिग्री कार्बोकेटाइन आपका फॉर्म हो गया। इसको आप बोलोगे 3 डिग्री कार्बोकेटाइन। अब आपको पता है कार्बोकेटाइन का जब ऑर्डर देखते हो तो ये क्या होता है, मोस्ट स्टेबल होता है। अब देखो कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी आप देखते हो, वहां पर आपको मिलता है बेंजाइलिक पोजीशन है उसकी स्टेबिलिटी ज्यादा मिलती है, एलाइलिक वाले की भी क्या मिलती है, ज्यादा मिलती है। अब यहां पर जो अपना क्वेश्चन जिससे सोल्व हो रहा है वो कर लेंगे, क्लियर है। चलिए स्टेप नंबर लगा रहा हूं मैं थर्ड। स्टेप थर्ड देखिएगा, स्टेप थर्ड में क्या होगा, बड़ी इजी प्रोसेस है, कुछ नहीं आपको करना क्या है, आपका जो एल्कोहल आपने लिया था शुरू में, एथेनॉल लिया था, वो एथेनॉल आपका क्या करेगा, रिएक्शन में पार्टिसिपेट करेगा और वहां से प्रोटॉन का निष्कासन होता है। क्लियर है, ये आपको दिखाई दे रहा है कार्बोकेटाइन। इसकी रिएक्शन आपने करवाई C2H5OH के साथ में। अब देखो यहां पर क्या होगा, एक H+ निकलेगा, और इस H+ के निकलने से ये बताओ एक न्यूक्लियोफाइल बना या नहीं बना, एक बहुत अच्छा न्यूक्लियोफाइल बन गया। क्योंकि आप देखना ये जो न्यूक्लियोफाइल आप देखोगे, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल इसे क्यों बोलोगे, क्योंकि ये नेगेटिव चार्ज, और नेगेटिव चार्ज स्पीसीज है वो न्यूट्रल की तुलना में बहुत अच्छा न्यूक्लियोफाइल होता है। क्लियर है, तो यहां से एक H निकलेगा, मींस एक H+ का निष्कासन होगा, और H+ के निष्कासन से आपका क्या बन जाएगा, प्रोडक्ट बनेगा, और इसको आप बोल दोगे OC2H5, और यहां हो जाएगा आपका CH2CH3, और ये H+ बाहर निकल रहा है, वो निकाल दिया अपने यहां। क्लियर है। चलिए इस कंपाउंड का देखिए नाम बताओ मेरे को, देके क्या बना आपका कंपाउंड, बताइए। देखिए क्या कंपाउंड बना, देखो आपका ये बना है एक प्रकार का ईथर बन गया। इसको आप क्या बोल सकते हो, आराम से बोल दोगे ईथर, देखो तृतीयक ब्यूटिल एथिल ईथर।
क्लियर है? देखो 1 2 3 4 5 हो गया ना, सॉरी, तो बन गया ये आपका तृतीयक पेंटिल ब्यूटिल ईथर। आप बोल दो 3 डिग्री पेंटिल और एथिल ईथर। क्लियर है? बोल दोगे? तो ये अपन ने बात की है किस प्रकार प्रोडक्ट बनता है। अब इसकी यदि आप निकालना चाहोगे तो केवल और केवल नियोपेंटिल क्लोराइड पे निर्भर करेगी, यानी आपकी जो रेट होगी वो इस रिएक्शन की वो किस पर निर्भर करती है? नियोपेंटिल क्लोराइड है उसकी कंसंट्रेशन पे निर्भर करती है। मींस ये रिएक्शन आपकी क्या फॉलो करती है? फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स को फॉलो करती है या नहीं करती है? बिल्कुल करती है। आइए कुछ एग्जांपल्स की बात करते हैं अपन। देखिए मेरे पास में है कोई कंपाउंड और उससे अपन कुछ क्वेश्चंस करते हैं, उनको आपको बताना है, उनका सॉल्यूशंस बताना है। देखिए मैं लिख रहा हूं, यहां पे क्वेश्चन लिख रहा हूं, ये मेरे पास में बेंजीन रिंग है और इससे लगा हुआ है कोई लिविंग ग्रुप। एल का मतलब जान गए? एल का मतलब है यहां पर लिविंग ग्रुप लगा हुआ है, कोई आपका अवशिष्ट समूह लगा हुआ है। चलो इसकी मैंने रिएक्शन किस किस के साथ करवाई उसकी बात कर लेते हैं। मैंने रिएक्शन करवाई Cl माइनस के साथ में, मैंने रिएक्शन करवाई Br माइनस के साथ में, मैंने रिएक्शन करवाई I माइनस के साथ में, मैंने रिएक्शन करवाई यहां से C2H5O माइनस के साथ में, मैंने रिएक्शन यहां से करवाई साइनाइड के साथ में, मैंने रिएक्शन यहां करवाई N3 माइनस के साथ में। इसके अलावा मैंने यहां पर रिएक्शन करवाई Sr माइनस के साथ में, यहां मैंने रिएक्शन करवाई OAC के साथ में, एसिटाइल है ना। चलो आपको बताना है यहां पर क्या प्रोडक्ट बनेंगे आपके, इनके बारे में कर लिया होगा। लिविंग ग्रुप को उठाना है और डायरेक्ट आपको क्या जोड़ना है? प्रोडक्ट बनाना। यहां पर क्या बनेगा आपका? देखो इसको बोला जाता है ये बेंजिल और यहां Cl लगा हुआ है तो बेंजिल क्लोराइड हो गया। क्लियर है? और अपन ने देखा था शुरू में बेंजिल क्लोराइड के बारे में जहां क्लासिफिकेशन किया था, ये बन गया बेंजिल क्लोराइड। यहां पर आप लगा दोगे Br, ये बन गया आपका बेंजिल ब्रोमाइड। यहां आप लगा दोगे आयोडीन, ये आपका बन गया बेंजिल आयोडाइड। यहां पे आप प्रोडक्ट बना सकते हो, सॉरी बन गया, ईथर बन गया। क्लियर है? यहां पर क्या बन जाएगा आपका? बेंजिल साइनाइड बन जाएगा। यहां पर क्या बन जाएगा? बेंजिल एजाइड बन जाएगा। यहां पर क्या बन जाएगा? ये आपका ये कंपाउंड बनेगा और लास्ट में आपका ये बन जाएगा। क्लियर है? नोट करें इसको, आगे की बात करते हैं। आइए देखते हैं, कर लिया होगा नोट? चलिए खड़े लगाइए एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम। एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम इसका किस प्रकार बनाते हैं अपन उसके बारे में बात करते हैं। लगाइए हेडिंग एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम। लगा लिया हेडिंग? चलिए देखते हैं इसका एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम किस प्रकार बनता है उसके बारे में देखते हैं। देखो अभी आपने क्या देखा था, इतनी देर आपने देखा कि जो ये रिएक्शन होती है SN1 रिएक्शन, वो एक प्रकार की 2 स्टेप रिएक्शन होती है, इतना पता चल गया आपको। और उसमें क्या बनता है? कोई कार्बोकेटाइन बनता है और कार्बोकेटाइन आप सभी जानते हो एक प्रकार का इंटरमीडिएट होता है, मध्यवर्ती प्रजाति होती है। चलिए देखते हैं क्या होता है। तो आप हेडिंग लगा लीजिए एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम। एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम, इसके बारे में अपन चर्चा करते हैं। देखिए एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम यदि आप बनाते हो तो एनर्जी और प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन के मध्य कोऑर्डिनेट होता है। इस अक्ष पे मैं लेता हूं एनर्जी, ऊर्जा,
और यहां लेता हूं मैं प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शंस, प्रोग्रेस यानी अभिक्रिया की आपकी गति। तो देखो इसके मध्य जो आपका कर्व आता है वो कर्व इस प्रकार आता है। अब वो कर्व इस प्रकार कैसे आता है उसके बारे में बात करते हैं। देखिए सबसे पहले आपका क्या होता है, कोई एल्किल हैलाइड होता है जिसको आप बोलते हो आर्क्स। चलो इसका मतलब अक्स यहां पर एक लिविंग ग्रुप है। अब ये लिविंग ग्रुप है, यहां से लिविंग ग्रुप हटेगा तो पहली जो ट्रांजिशन स्टेट होगी वहां पर आपका इस प्रकार होगा आर्क्स। अब बाद में क्या होता है, न्यूक्लियोफाइल आता है और न्यूक्लियोफाइल के आने से यहां पर आपका क्या जनरेट होता है, कार्बोकेटाइन जनरेट होता है। क्लियर है? यहां न्यूक्लियोफाइल के आने से आपका क्या बनता है, एक कार्बोकेटाइन बनता है। बाद में क्या होता है आपका यहां पर जो ये न्यूक्लियोफाइल आता है तो न्यूक्लियोफाइल और इस कार्बन के मध्य क्या बनता है, ग्राफ बनता है। क्लियर है? डेल्टा प्लस हो जाएगा, डेल्टा माइनस हो जाता है। चलो लास्ट में आपका क्या बनता है, आर एन यू के मध्य बॉन्ड की फॉर्मेशन हो जाती है। ये आपका यहां सबस्ट्रेट है और ये आपका यहां क्या हो गया, प्रोडक्ट की फॉर्मेशन हो गई। तो देखो कितनी ट्रांजिशन स्टेट बनी यहां पर। तो आपने देखा कि यहां पर आपकी दो प्रकार की ट्रांजिशन स्टेट बनी। इसको बोलूंगा मैं ट्रांजिशन स्टेट फर्स्ट और इस वाले को मैं बोलूंगा ट्रांजिशन स्टेट सेकंड। क्योंकि आपने देखा था सबसे पहले एल्किल हैलाइड था, इसके मध्य का बॉन्ड टूटेगा क्योंकि इसमें बॉन्ड में क्या आती है आपकी पोलैरिटी आपको देखने को मिलेगी। अब जैसे ये बॉन्ड टूटेगा तो आपको क्या जनरेट होता है, कार्बोकेटाइन जनरेट होता है। और यहां पर आपका बना हुआ कार्बोकेटाइन है वो एक प्रकार का इंटरमीडिएट हुआ या नहीं हुआ, ये हो गया आपका एक मध्यवर्ती प्रजाति। और उसके बाद में ट्रांजिशन स्टेट जो सेकंड बनते हैं वहां पर क्या होगा आपका आर एन यू। क्लियर है? क्योंकि देखो कार्बोकेटाइन अब टेक इसका होगा, एक न्यूक्लियोफाइल का टेक होगा तो ये बनेगा और लास्ट में आपका क्या बन जाएगा, प्रोडक्ट बन जाएगा। क्लियर है? अब देखो कुछ रिएक्शन ऐसी होती है जहां पर ट्रांजिशन स्टेट 3 भी हो सकती है और इंटरमीडिएट्स क्या हो सकती है, एक हो सकता है। इस रिएक्शन में आपने क्या निष्कर्ष निकाला कि ट्रांजिशन स्टेट तो आपकी कितनी प्राप्त हुई, 2 प्राप्त। इंटरमीडिएट आपका कितना प्राप्त हुआ, इंटरमीडिएट की यदि अपन ने बात की तो वो आपका कितना प्राप्त हुआ, 1 प्राप्त। क्लियर है फंडा? चलिए अब देखो यदि अपने को टोटल नंबर निकालने हो ट्रांजिशन स्टेट के तो इंटरमीडिएट में आपको क्या जोड़ना है, 1 जोड़ना है। तो यदि आपसे पूछे, बता दिया आपने, यदि क्वेश्चन लिखिए, यदि आपसे टोटल नंबर के बारे में बात करें ट्रांजिशन स्टेट के बारे में तो इंटरमीडिएट में क्या करोगे आप, 1 जोड़ोगे। यदि कुल संक्रमण अवस्था यदि आपसे पूछी जाए तो जो मध्यवर्ती प्रजाति है आपकी इंटरमीडिएट है जो बन रही, कितनी बन रही है, उसमें आप क्या कर दोगे, 1 प्लस कर दोगे। उससे आपके पास में क्या निकल के आ जाएगी, टोटल ट्रांजिशन स्टेट निकल के आ जाएगी। क्लियर है ये? चलिए ये अपन ने देखा अभी कार्बोकेटाइन है उसकी स्टेबिलिटी किस प्रकार कर रही है, निर्भर। अब देखो इसके अलावा कुछ अपन क्रिया कारक और भी लेते हैं या कारक और लेते हैं जिन पर इसकी जो नेचर है इस रिएक्शन की वो निर्भर कर रही है, उसके बारे में बात करते हैं। आइए देखते हैं। देखो चलिए कर लिया होगा, नोट कर लिया होगा। आइए देखते हैं कुछ फैक्टर है जिन पर ये रिएक्शन निर्भर करती है, उनकी बात करते हैं। अफेक्टिंग फैक्टर्स ऑफ SN1 रिएक्शन, हेडिंग लगा लीजिए, फैक्टर अफेक्टिंग या अफेक्टिंग फैक्टर्स ऑफ SN1 रिएक्शन। देख लिया? चलो अपन बात करने जा रहे हैं सबसे पहले किसके बारे में। देखो अपन ने देखा था एल्किल हैलाइड की रिएक्टिविटी पर, तो फैक्टर की बात करती है जिन फैक्टर पे निर्भर करती है। पहला आपने देख लिया, किस फैक्टर पर निर्भर करेगी, रिएक्टिविटी ऑफ एल्किल हैलाइड पे।
यानी एल्किल हैलाइड है उसकी कंसंट्रेशन पे निर्भर करती है। क्लियर है? चलो, तो वहां पर आपने देखा था 3 डिग्री कार्बोकेटाइन मोस्ट स्टेबल होगा, देन 2 डिग्री, देन 1 डिग्री और लास्ट में आपका मिथाइल कार्बोकेटाइन। ये बात आप समझ गए होंगे अच्छे से। दूसरी अपन बात करते हैं, ये जो रिएक्शन संपन्न होती है वो पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट में संपन्न होती है। क्लियर है? पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट क्या होता है उसकी बात कर लेते हैं। पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट में ये रिएक्शन संपन्न होती है। जैसे आपने क्या लिया, H2 लिया। क्लियर है? H2 आपका क्या होता है, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट होता है। इससे क्या होगा, इस रिएक्शंस की जो आयनाइजेशन होने की जो दर है वो क्या हो जाती है, आपकी बढ़ जाती है। यानी सभी क्रिया की जो आयनीकरण होने की जो दर है वो आपकी क्या हो जाएगी, यहां पर बढ़ जाती है। और पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट की बात करेंगे तो आप जानते हो, मतलब ध्रुवीय जो विलायक होते हैं उसमें क्या होता है, आपकी रिएक्शन है उसकी कंसंट्रेशन बढ़ जाती है। तो पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट में आयनाइजेशन की दर बढ़ेगी और आयनाइजेशन बढ़ने के कारण आपकी रेट ऑफ रिएक्शन भी क्या होगी, इंक्रीज होगी, वो बढ़ेगी। क्लियर है? H2 इसको पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट क्यों बोला गया उसकी अपन बात करने जा रहे हैं। देखो, आपने देखा H2 पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट भी होते हैं जिसमें मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम से डायरेक्ट आपका क्या जुड़ा हुआ हो, हाइड्रोजन एटम जुड़ा हुआ। क्लियर है? चलो, अब देखो, जैसे आपका Cl माइनस होगा, ये Cl माइनस है। अब आपका जैसे H2O है तो ये डेल्टा H प्लस डेल्टा H प्लस, ये डेल्टा माइनस होगा। इधर आपने क्या देखा, आपका H2O है, डेल्टा प्लस डेल्टा माइनस। अब इस पर क्या होगा, ये इसको चारों ओर से घेर लेते हैं, यानी अच्छा खासा जो हाइड्रोजन पे पॉजिटिव चार्ज आ रहा है Cl माइनस को चारों ओर से क्या कर लेता है, वो घेर लेता है। तो यहां पर जो ध्रुवीय आपके विलायक होते हैं या बोल सकते प्रोटिक विलायक होते हैं उसमें रेट ऑफ रिएक्शन क्या होता है, आपका ज्यादा हो जाता है। चलिए, तीसरी बात करते हैं, आपका जो लीविंग ग्रुप है, अवशिष्ट समूह है, उनकी नेचर के बारे में। तो आप तीसरा लगाइए, नेचर ऑफ लिविंग ग्रुप, अवशिष्ट समूह की प्रकृति। इसमें तीसरा देखेंगे अपन, नेचर ऑफ लिविंग ग्रुप, अवशिष्ट समूह की जो प्रकृति होती है वो किस प्रकार प्रभावित करती है। लगाइए, नेचर ऑफ लिविंग, आप बोल दोगे अवशिष्ट समूह की प्रकृति। अब देखो, हेलोजेंस की बात करते हैं अपन, आप ऊपर से नीचे जाती हो, आकार क्या होता है, बढ़ता जाता है। चलो, यहां पर देखेंगे तो आपका ये आएगा ऑर्डर, अवशिष्ट समूह का जो ऑर्डर आएगा वो ये निकल के आएगा। क्लियर है? तो आप बता सकते हो, जैसे मिथाइल आयोडाइड, यानी यदि आपने एल्किल हैलाइड समान ली या जिसमें एल्किल समान हो, एल्किल ग्रुप समान हो, CH3Br, CH3I, CH3, ऑर्डर क्या निकालोगे आप, ये वाला निकालोगे। क्लियर है? चलो, एक अपने रेसिमीकरण देखा था तो उसमें आप ध्यान रखना एक चीज का, R1 है, R2 है और R3, मतलब है जो कार्बन से जुड़े हुए डिफरेंट जो ग्रुप है आपकी, वो ग्रुप्स डिफरेंट होने चाहिए, मतलब समान ग्रुप नहीं होने चाहिए। क्लियर है? चलो, तो इसका मतलब वो समूह है, अवशिष्ट समूह होते हैं जो आसानी से क्या हो जाते हैं, आपके अलग हो जाते हैं। यानी आप बोल सकते हो आसानी से अलग होने वाले समूह है को आप बोलते हो अवशिष्ट समूह है। और आपके जो अवशिष्ट समूह होता है वो वीक बेस होते हैं। ये सब क्या होते हैं, आपकी वीक बेस होते हैं। स्ट्रॉन्ग एसिडिटी आप देखते हो तो HI की क्या होती है, कर्व देखते हो, तो ये वीक बेस है। क्लियर है? अब वीक बेस है, इसका मतलब जो वीक बेस होते हैं
वो आपके क्या होते हैं, सबसे बेस्ट लिविंग ग्रुप की भांति व्यवहार करते हैं। इस बात को समझे। चलिए अपन बात करते हैं कुछ अपने पास में जो न्यूक्लियोफाइल होते हैं उनकी कंसंट्रेशन है और उनकी रिएक्टिविटी है, वो भी क्या करती है, इस रिएक्शंस की कंसंट्रेशन को बढ़ाती है। अगला फैक्टर देखते हैं इस रिएक्शन को प्रभावित करने जा रहा है, चाहे वो SN1 का हो चाहे SN2 का हो, वो सभी फैक्टर इसको प्रभावित करेंगे। SN1 में SN2 में समान रूप से प्रभावित करेंगे। आप बोल सकते हो कंसंट्रेशन ऑफ न्यूक्लियोफाइल, कंसंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट, क्रियाकारक की सांद्रता, और आपने जो न्यूक्लियोफाइल लिया है उसके बारे में देखेंगे वो किस प्रकार निर्भर करता है। देखो आपने देखा तो उसके रेट है, क्लियर है, उस पर निर्भर करता है। और इसकी रिएक्टिविटी की बात करते हैं तो न्यूक्लियोफाइल पर निर्भर नहीं कर रहा है ये, तो कंसंट्रेशन ऑफ केवल किस पर निर्भर करता है, सबस्ट्रेट पे निर्भर करता है। तो न्यूक्लियोफाइल पर तो मतलब ही नहीं अपने को कोई। क्लियर है फंडा आपका। चलो तो जो सबस्ट्रेट है यदि आप उसको गौर से देखोगे तो एक चीज का ध्यान रखना, जो आपके जितने भी ऋणात्मक नाभिक स्नेही होते हैं वो हमेशा आपके अच्छे लिविंग ग्रुप को बाहर निकाल सकते हैं। इसका मतलब क्या हुआ, जो ऋणात्मक नाभिक स्नेही होते हैं, न्यूक्लियोफाइल होते हैं, वो हमेशा संयुग्मी अम्ल से क्या होते हैं, प्रबल होते हैं। अब इनकी स्ट्रॉन्ग ऑर्डर की बात करेंगे, HO माइनस H2 की तुलना में अच्छा होता है। क्लियर है, ये क्या बना, इसका कॉन्जुगेट बेस बना, ठीक है। इसी प्रकार आपका एथोक्साइड आयन होगा, वो एथिल एल्कोहल की तुलना में अच्छा होता है। ये आप ऑर्डर आराम से यहां बता सकते हो। क्लियर है, इस बात को आप अच्छे से समझ गए हैं। ये अपने जो बात की वो SN1 रिएक्शन के बारे में विस्तार से करें। अब देखो SN1 में जो अपन ने देखा था वो अपन ने विस्तार से चर्चा कर ली। एक चीज का यहां पर ध्यान रखना, एक चीज बताना मैं भूल गया आपको। आप जो SN1 रिएक्शन में देखते हो आपकी जो स्पीसीज बनती है उसका हाइब्रिडाइजेशन यदि आपसे पूछे तो वो क्या होता है। चलो इंटरमीडिएट यदि आपसे पूछा जाए उसके बारे में देख लेते हैं। तो जो नेट रिएक्शन आप लिखते हो इस प्रकार होती है, कार्बन इससे जुड़ा हुआ आपका R1, इससे जुड़ा हुआ आपका R2, इससे जुड़ा हुआ आपका R3 और इससे या आपका कोई लिविंग ग्रुप जुड़ा हुआ है। क्लियर है, चलो यहाँ पर क्या है, कोई न्यूक्लियोफाइल आएगा। अब न्यूक्लियोफाइल के आने से ये निकलेगा, क्या बनेगा, कार्बन बनेगा, R1 R2 R3, पॉजिटिव चार्ज आता है। इसका पूछा जाता है कई बार, तो आप बता सकते हो क्या होगा, 3 सिग्मा बॉन्ड है और 3 सिग्मा बॉन्ड होने के कारण क्या आएगा, sp2 हाइब्रिडाइजेशन आएगा, sp2 संकरण आएगा। अब देखो sp2 संकरण इसका मतलब आकृति कैसी होगी, प्लेनर है ये, आप बता दोगे ट्राइगोनल प्लेनर है। बस इस बात का ध्यान रखिएगा। क्लियर है, ट्राइगोनल प्लेनर शेप आप बता देना इसमें। ये तो अपन ने बात की SN1 रिएक्शन, ठीक है। अपन बात करेंगे SN2 रिएक्शन की, उसमें किस प्रकार प्रोसेस होती है। तो आप हेडिंग लगा लीजिए, यूनिमोलिकुलर आपका कंप्लीट हो गया है, बाइमोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। हेडिंग लगाओ दोनों, बाइमोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। इस रिएक्शंस को आप बोलते हो द्विक अणुक नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया, और इसमें आप देखते हो SN। क्लियर है, चलिए द्विक अणुक नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया बोलोगे इसको, द्विक अणुक या द्वि अणुक नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया। अब देखो यहां पर क्या होता है, देखो वो अपन ने देखा था वो जो सिंगल स्टेप रिएक्शन थी SN1, यहां पर ये जो रिएक्शन होती है वो आपकी 2 स्टेप रिएक्शन होती है।
आप इसको यहां पर लिख दोगे, ये रिएक्शन आपकी होगी 2 स्टेप। चलो रिएक्शंस की बात करते हैं। सॉरी, वो 2 स्टेप रिएक्शन थी, ये केवल सिंगल स्टेप होगी। क्लियर 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 क्लियर। देखो ये हो गया आपकी द्विक अणु नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया। SN2 क्या बोलोगे इसको? द्विक अणु के नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया। देखो अपन ने पढ़ा था SN1 रिएक्शन। जो SN1 रिएक्शन थी वो आपकी थी 2 स्टेप रिएक्शन। ये कौन सी स्टेप होगी इसमें? इसमें केवल होगी 1 स्टेप, या जिसको आप सिंगल या 1 स्टेप रिएक्शन इसको आप बोल दोगे। देखिए क्या होता है, आपका ये है कोई हेलाइड है, क्लियर है? यहां पर मैं लिख रहा हूं Cl, इसको आप बोलोगे मेथिल क्लोराइड। अब देखो ये जो मेथिल क्लोराइड आप देख पा रहे हो, इस पर कार्बन के पास में अच्छा खासा क्या होता है? डेल पॉजिटिव होता है। इस पर यदि कोई न्यूक्लियोफाइल आके अटैक करेगा, मान लीजिए अब ये आपका लिविंग ग्रुप है, ये न्यूक्लियोफाइल है, तो यहां पर क्या होगा? इस पर देखो नेगेटिव चार्ज है, तो मान लो ये यहां से आएगा और यहां भी आपको क्या पता है? नेगेटिव चार्ज। अब देखो ये इस पर आक्रमण करेगा, क्लियर है? ये इस पर यदि आक्रमण करने की कोशिश करेगा तो इस कार्बन को आप ध्यान से देखिएगा, सॉरी ये जो क्लोरीन एटम इसको ध्यान से देखिए, इस पर नेगेटिव चार्ज और इस पर नेगेटिव चार्ज, इनमें क्या होगा? रिपल्सन होगा। तो आपका जो अटैक होगा वो कहां से होगा? बैक साइड से अटैक होगा, सामने से अटैक नहीं हो पाएगा क्योंकि इनमें रिपल्सन होगा नेगेटिव और नेगेटिव चार्ज के मध्य। तो आपका जो अटैक होगा वो क्या होगा? बैक साइड अटैक होगा। चलिए बैक साइड अटैक है आपका, क्या बनती है? ट्रांजिशन स्टेट का फॉर्मेशन होती है। देखिए किस प्रकार होती है, कार्बन यहां 2 हाइड्रोजन यहां लगे हुए और आपका 1 हाइड्रोजन यहां लगा। इसमें देखिए आप ये जो ट्रांजिशन स्टेट बनी, आपका न्यूक्लियोफाइल था यहां, इसको नेगेटिव कर सकते हो आप, और यहां पर आपका क्या था? क्लोरीन एटम था, क्लियर है? इस पर नेगेटिव। अब देखो यहां पर ये दोनों प्रोसेस साथ साथ हो रही है, जैसे जैसे इस पर अटैक होगा वैसे वैसे ये बॉन्ड की फॉर्मेशन होती जाएगी, यानी न्यूक्लियोफाइल कार्बन से बॉन्ड बनाता चला जाएगा। जैसे जैसे न्यूक्लियोफाइल कार्बन से बॉन्ड बनाएगा, ठीक उसी समय आपका क्लोरीन यहां से बाहर निकलना प्रारंभ हो जाएगा। अब आप इस पर ऐसे करके ट्रांजिशन स्टेट बना सकते हो और नेगेटिव चार्ज दिखा सकते हो, ऐसे पूरी पे दिखा सकते हो, क्लियर है? क्योंकि न्यूक्लियोफाइल है और आपका हैलाइड उस पर नेगेटिव चार्ज है। अब यदि इसकी बात करें तो देखो न्यूक्लियोफाइल तो उस पर क्या हो रहा है? जुड़ रहा है और Cl यहां से बाहर निकल रहा है। इसका यदि आपसे शेप पूछी जाए तो आपने देखा होगा PCl5 के समान हो रही है या नहीं हो रही है? इसको बोला जाता है ट्राइगोनल बाइपिरामिडल शेप, यानी त्रिकोणीय द्विपिरामिडीय शेप हो गई है, त्रिकोणीय द्विपिरामिडीय आकृति होगी। ये आपकी हुई त्रिकोणीय द्विपिरामिडीय आकृति हुई। इसका हाइब्रिडाइजेशन आपको sp2 निकल के आएगा। देखो 3 सिग्मा बॉन्ड बन रहे हैं, कुछ बुक्स में आपको sp3d भी मिलता है। देखिए यहां पर अपने को क्या करना है? sp2, क्योंकि बॉन्ड की यहां पर क्या हो रही है? ब्रेकिंग हो रही है। हालांकि ट्राइगोनल बाइपिरामिडल शेप में sp3d मिलता है आपको देखने को। चलो फिर क्या होगा? यहां से ये लिविंग ग्रुप यहां से क्या निकलेगा? बाहर निकलेगा, और लिविंग ग्रुप के बाहर निकलने से आपका जो प्रोडक्ट बनेगा वो ये बनेगा। अब देखो उसने बैक साइड से अटैक किया था, पीछे से अटैक किया था, तो क्या हुआ? आपका ये बन गया, न्यूक्लियोफाइल आके जुड़ गया। तो देखो इसका जो विन्यास था इसका क्लोरीन का, वो ठीक इसी प्रकार जो आपने देखा था लिविंग ग्रुप था, उसी प्रकार पलट गया जिस प्रकार आपने देखते हो छाता देखते हो, जो आपका अम्ब्रेला होता है, तेज तूफान आता है या बरसात आती है तो वहां से वो क्या होता है? उलट जाता है। ठीक इसी प्रकार इसका क्या हो गया? विन्यास उल्टा हो गया। देखो इधर प्राप्त होना चाहिए था क्लोरीन की तरफ, लेकिन
बैक साइड से टेक हो रहा है, फ्रंट से नहीं हो रहा है, तो इसको बोला जाता है वाल्डन इन्वर्जन। यानी इस प्रकार का विन्यास जिसमें वो क्या करता है, सामने से आक्रमण नहीं करके पीछे से आक्रमण करता है कार्बन पर, इसी को बोला जाता है वाल्डन प्रतिबंध। आपसे पूछा जाए वाल्डन प्रतिबंध क्या होता है तो आप बता दोगे। और यहां हो रहा है आपका इन्वर्जन इन कॉन्फ़िगरेशन, यानी आप बता दोगे यहां विन्यास का प्रतिपन्न हो रहा है, और विन्यास का जो यहां प्रतिपन्न हो रहा है उसी प्रतिपन्न को आप यहां बोलोगे वाल्डन इन्वर्जन, इसी को बोलोगे वाल्डन प्रतिलोमन। अब आपसे पूछा जाए वाल्डन प्रतिलोमन क्या होता है तो उसकी आप डेफिनेशन आराम से बता सकते हो। क्या बताओगे कि इस प्रकार के विक्रिया में जो क्रिया कारक का विन्यास है उसमें आपने देखा जो उत्पाद का विन्यास हुआ वो क्या हो गया, विपरीत हो गया। इसी को आप क्या बोलते हो, वाल्डन प्रतिपन्न बोलते हो। क्लियर है? चलो अब देखो यहां पर एक चीज ये भी होती है, क्या, उसकी बात करते हैं। यदि मान लो यहां पर मैं एक एक मिथाइल ग्रुप को बढ़ाता चला जाऊं तो देखो आप क्या देखोगे, जैसे जैसे मैं एक एक मिथाइल ग्रुप में वृद्धि करूंगा हाइड्रोजन के स्थान पर, वैसे वैसे इस मॉलिक्यूल में कार्बन से जुड़ा हुआ जो क्लोरीन एटम है और उस कार्बन पर तीन तीन मिथाइल ग्रुप है, तो वैसे वैसे स्टेरिक एंड्रेंस बढ़ रहे हैं और त्रिविम बाधा बढ़ रही है। त्रिविम बाधा बढ़ने के कारण क्या चीज निकल के आएगी सामने वो देखते हैं। देखिए आइए देखते हैं, जो ट्रांजिशन स्टेट अपनी भी बनी थी उससे फिर आपने क्या बना दिया, प्रोडक्ट बना। तो वास्तव में वो एक सिंगल स्टेप में हो रही है, टू स्टेप नहीं है। जो ट्रांजिशन स्टेट है वो डायरेक्ट इसमें कन्वर्ट हो जाती है, प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाती है। अब देखो कार्बन, यहां हाइड्रोजन, यहां मैंने क्या लगाया, एक मिथाइल ग्रुप लगाया, यहां आपका हाइड्रोजन है और यहां आपका क्या है, कोई लीविंग ग्रुप। क्लियर है? आगे देखिए, फिर मैंने क्या किया, एक कार्बन पर और मिथाइल ग्रुप ऐड कर दिया और यहां आपका हो गया हाइड्रोजन। देखो स्टेरिक एंड्रेंस बढ़ रहा है इस कार्बन की पर इसकी तुलना में। फिर यदि आप इसको देखोगे, कार्बन CH3 CH3, इधर CH3 और इधर आपका अक्स, और आपका जो पहला वाला जो कंपाउंड है आपने जो लिया था मैं उसको यहां लिख रहा हूं। देखो ये आपका हो गया कार्बन, यहां CH3 एक लगा दो, H X हो गया, और यहां हो गया आपका कार्बन, उससे जुड़े हुए हैं तीन हाइड्रोजन एटम और उससे क्या जुड़ा हुआ है, एक X। अब देखो इधर से इधर चले आप, तो आप क्या नोटिस कर पा रहे हो, आप एक चीज ये देख पा रहे हो इधर से इधर चलने पर स्टेरिक हिंड्रेंस है कार्बन पर, वो क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। क्लियर है? आप बोल दोगे स्टेरिक हिंड्रेंस ऑन कार्बन एटम इंक्रीज, वृद्धि हो रही है, यानी कार्बन परमाणु पर त्रिविम बाधा बढ़ रही है, आप ऐसे बोल सकते हो। अब देखो त्रिविम बाधा का यहां जो बढ़ना है वो इस कार्बोकेटायन यहां पर जो जनरेट हो रहा है उसकी स्टेबिलिटी को क्या कर रहा है, कम कर रहा है। आप बोल दो कि कार्बोकेटायन की स्टेबिलिटी भी क्या हो रही है, इधर से इधर जाने पर कम हो रही है, क्योंकि स्टेरिक एंड्रेंस बढ़ रहा है, न्यूक्लियोफाइल का अटैक हो रहा है। तो अब क्या होगा, त्रिविम बाधा बढ़ रही है, तो आप बोल दो कि इधर से इधर चलने पर आपकी रिएक्टिविटी भी क्या हो रही है, क्रियाशीलता भी क्या हो रही है, कम हो रही है। तो यानी इसकी जो क्रियाशीलता है आपकी वो भी क्या हो गई, कम हो गई। इस बात को समझ गए होंगे? तो इसका मतलब आपकी जो क्रियाशीलता का यदि क्रम निकल के आएगा तो क्रियाशीलता का ऑर्डर क्या निकल के आएगा, रिएक्टिविटी का ऑर्डर निकल के आएगा कि आपका जो ये होता है CH3X मतलब 1 डिग्री वो सबसे ज्यादा अच्छा रिएक्शन करता है, उसके बाद में 2 डिग्री वाला, फिर 3 डिग्री वाला, ये रिएक्शन करते हैं। क्लियर है?
तो आप ये देख लोगे कि जैसे जैसे एल्किल समूह की संख्या में वृद्धि होगी वैसे वैसे क्रियाशीलता भी क्या होती जाएगी, घटती जाएगी। आप ऐसे भी लिख सकते हो, जो आपका रिएक्टिविटी है वो क्या हो जाएगी, नंबर ऑफ एल्काइल ग्रुप, यानी जैसे जैसे एल्किल ग्रुप की संख्या बढ़ेगी वैसे वैसे इसकी क्रियाशीलता क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। मतलब रिएक्टिविटी ऑफ एल्किल हैलाइड टुवर्ड्स SN2 रिएक्शन, ठीक है। SN2 रिएक्शन के प्रति जो एल्किल हैलाइड उसकी क्रियाशीलता यहाँ क्या हो रही है, कम हो रही है। तो रिएक्टिविटी ऑर्डर निकल के आएगा आपका CH3H, CH3, CH2H, फिर आपका हो जाएगा ये वाला, और उसके बाद में आप देखोगे 3 डिग्री वाला। तो क्या निष्कर्ष निकाला आपने? आपने निष्कर्ष ये निकाला कि मिथाइल हैलाइड है आपका, उसके बाद में 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री। यदि ऑर्डर पूछे तो आपसे ये बताओगे 1 डिग्री, उसके बाद में 2 डिग्री, उसके बाद में आपका 3 डिग्री, यानी सबसे ज्यादा मिथाइल हैलाइड और सबसे ज्यादा क्या होता है 1 डिग्री। अब देखो 2 डिग्री है, ये SN1 रिएक्शन भी कर सकता है और SN2 रिएक्शन भी कर सकता है, क्लियर है। SN1 और SN2 करने पर वहां पर उसकी कंडीशंस होती है, उसके लिए सॉल्वेंट पर वो क्या करता है, निर्भर करता। चलो बात करते हैं इसके रेट की, उस रिएक्शंस की रेट की। उस रिएक्शंस की रेट आपने क्या देखी उसको देख लेते हैं। इस बात को समझ गए, रिएक्टिविटी ऑर्डर आपने देख लिया। इस रिएक्शंस की अपन रेट देखते, इसकी ऑर्डर देखते, ऑर्डर क्या आती है। तो आप देखो आपने क्या देखा था कि मिथाइल हैलाइड है आपका, इस पर क्या हुआ, किसी न्यूक्लियोफाइल का अटैक हुआ, आपने देखा SN2 ऑर्डर हो रही है, SN2 रिएक्शन फॉलो हो रही है। तो क्या हुआ, यहां से एक आपका लिविंग ग्रुप निकला था, और लिविंग ग्रुप के निकलने से आपका यहां पर क्या प्राप्त हुआ, आपको इन्वर्जन इन कॉन्फिगरेशन प्राप्त हुआ था, क्लियर है। चलो तो इस रिएक्शन की यदि रेट की बात करें तो देखो जो रेट है आपकी वो किस किस पर निर्भर कर रही है, इस न्यूक्लियोफाइल पर निर्भर कर रही है, और एक इस पर निर्भर कर रही है आपकी क्रियाकारक पर। आप बोल दोगे रेट है इसकी क्रियाकारक पर और नाभिक स्नेही है इसकी सांद्रता पर निर्भर कर रही है। अब क्रियाकारक आपने क्या देखा, तो रेट है वो आपकी किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, इस मेथिल हैलाइड क्रियाकारक की और आपकी इस न्यूक्लियोफाइल के नाभिक स्नेही की है। तो रेट आप क्या निकालोगे, रेट बराबर क्या होगी आपका K1, कोई कांस्टेंट आएगा, समानुपाती चिन्ह उठाओगे तो, और आपका क्या आ जाएगा, न्यूक्लियोफाइल की कंसंट्रेशन। तो देखो दो क्रियाकारकों की सांद्रता पर निर्भर कर रही है, एक तो नाभिक स्नेही पे और एक आपके क्रियाकारक की सांद्रता पे। तो बताओ किस प्रकार की हुई, किस क्या कर रही है, फॉलो सेकेंड ऑर्डर काइनेटिक्स, यानी आप बता दोगे ये जो अभिक्रिया है वो द्वितीय कोटि की अभिक्रिया है। इस बात को समझे। चलो अब यहां से कुछ अपन एविडेंसेस और निकालते हैं। यदि मान लो मैंने न्यूक्लियोफाइल की रेट को क्या कर दिया, दोगुना कर दिया, इफ यदि मैंने क्या किया, न्यूक्लियोफाइल है उसकी रेट को दोगुना कर दिया, तो आपका प्रोडक्ट भी क्या बनेगा, दुगुना बनेगा, क्या बनेगा, दुगुना। चलो यदि मैंने सबस्ट्रेट है क्रियाकारक है उसकी सांद्रता को क्या कर दिया, दुगुना कर दिया, इसकी सांद्रता, तो देखो इसकी सांद्रता को दुगुना किया, इसमें कोई चेंज नहीं किया, तो आपका ये क्या बनेगा, आपका दुगुना ही बनेगा। तो जो प्रोडक्ट बनेगा वो भी आपका क्या बनेगा, दो गुना बनेगा। चलो मैंने क्या किया, इसकी सांद्रता को दो गुना किया और इसकी सांद्रता को भी क्या किया, दो गुना किया, क्लियर है। यानी मैंने जो सबस्ट्रेट है उसकी सांद्रता को भी क्या कर दिया, दो गुना कर दिया, और मैंने जो आपके पास में न्यूक्लियोफाइल था उसकी सांद्रता को भी क्या कर दिया, दो गुना कर दिया। तो आपको इस रिएक्शन की रेट बतानी कितनी बढ़ जाएगी, तो आप बता दोगे 4 टाइम्स क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी, और क्या, इस प्रोडक्ट की रिएक्शन, क्लियर है।
इस बात को ध्यान रखना, यहां से भी न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। क्लियर है? इसमें एक चीज तो खास बात ये रखनी है आपको कि इसमें जो आपको प्रतिलोमन देखने को मिलेगा वो क्या मिलेगा, वो आप बता दोगे। आपका जो प्रतिलोमन होगा वो आपको वाल्टन इन्वर्जन देखने को मिलेगा, और सेकेंड ऑर्डर काइनेटिक्स में ये रिएक्शन क्या करती है, फॉलो करती है। चलिए आइए अपन बात करते हैं इस रिएक्शन में और कुछ। देखो इस रिएक्शन में एक बात का आप ध्यान देना कि इसमें रीअरेंजमेंट नहीं होता है। इस रिएक्शंस में रीअरेंजमेंट नहीं होता, तो यहां नोट लगा के आप लिख लेना, नोट लगाइए और लिख लीजिए रीअरेंजमेंट या पुनर्विन्यास जिसको आप बोलते हो, नोट does not takes place in SN2 रिएक्शन, यानी SN2 रिएक्शन में आपको रीअरेंजमेंट देखने को नहीं मिलता है। चलो एक चीज ये थी, एक आपने देखी कि आपकी जो ये रिएक्शन है वो एक प्रकार की स्टीरियो स्पेसिफिक रिएक्शन है। क्लियर है? स्टीरियो स्पेसिफिक रिएक्शन है, यानी आपको त्रिविम विशिष्ट का यहां पर प्रमाण मिल सकता है क्या? बिल्कुल मिल सकता है। यदि कायरल सेंटर पे रिएक्शन हो रही है तो आपको इन्वर्जन इन कॉन्फ़िगरेशन देखने को मिलता है। ये बात भी आपने देखी थी, इन्वर्जन इन कॉन्फ़िगरेशन आपको देखने को मिलेगा। कैसे मिलेगा? देखो यदि ये मेरे पास में यहां मैंने लगाया कोई लीविंग ग्रुप है, यहां मैंने लगाया R1 लगा दिया, यहां मैंने लगा दिया कोई 5 का मतलब C6H5 कोई फिनाइल समूह, याद आएगा 5 बराबर मैंने माना है C6H5। चलो यहां मैंने लगा दिया R1। क्लियर है? क्या बनेगा आपका जो प्रोडक्ट बनेगा, यदि SN2 रिएक्शन यदि फॉलो हो रही है तो SN2 रिएक्शन के फॉलो होने पर लिविंग ग्रुप यहां हो गया आपका R1 हो गया, आपका R2 हो गया, और यहां आप क्या लगा दोगे 5। तो देखो इन्वर्जन इन कॉन्फ़िगरेशन टेक प्लेस हो रहा है, ये इन्वर्जन इस रिएक्शन में आपको देखने को मिलता है। चलिए ग्राफ की बात कर लेते हैं इस रिएक्शन की। देखिए ग्राफ बनाती इस रिएक्शन में एनर्जी के मध्य और आपकी रिएक्शन कोऑर्डिनेट है उसके मध्य है, जिसको आप बोलते हो प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शंस के मध्य जब ग्राफ बनता है वो किस प्रकार बनता है। देखिए यहां पर हो गया एनर्जी इस अक्ष पर, इस अक्ष पे मैंने ले लिया प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन, प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन। क्लियर है? चलो यहां पर क्या होगा आपका, देखो ये रिएक्शन होती है सिंगल स्टेट में होती है, इसका मतलब एक आपकी क्या बनेगी यहां ट्रांजिशन स्टेट बनेगी, उसके बाद में आपका क्या बन जाएगा प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हो जाएगा। देखिए यहां पर आपका RL लिविंग ग्रुप था। क्लियर है? अब लिविंग ग्रुप था, इसका मतलब लिविंग ग्रुप पर किसका टेक हुआ, किसी न्यूक्लियोफाइल का टेक हुआ, तो आपका क्या बना न्यूक्लियोफाइल। उसके बाद में आपका कार्बन था या R था, इस पे क्या जुड़ेगा आपका कोई लिविंग ग्रुप जुड़ेगा। क्लियर है? लास्ट में क्या होगा, लिविंग ग्रुप यहां से अलग होगा। ये क्या है आपकी ट्रांजिशन स्टेट दिखाई दे रही है आपको। चलिए अब क्या होगा, ये लिविंग ग्रुप अलग होगा तो क्या बनता है आपका RNU बन जाता है। ये आपका सबस्ट्रेट था यहां, और इससे आपने क्या बनाया प्रोडक्ट बनाया। चलो इसमें ट्रांजिशन स्टेट कितनी बनी आपकी, एक बनी। किसी प्रकार का इंटरमीडिएट बना क्या, नहीं बना। क्लियर है? चलो तो ये जो रिएक्शन आपने देखी ये होगी SN2 रिएक्शन है, उसकी क्या उस वाली रिएक्शन की ग्राफ आपने नोट कर ली है या आपने ग्राफ देख लिया। क्लियर है? ये आया आपके SN2 रिएक्शन में ग्राफ। यदि इसकी एक्टिवेशन एनर्जी की बात करें तो उसमें आपको देखने को मिलता है 26 किलो कैलोरी प्रति मोल देखने को मिलती है। ठीक है, तो इस बात का भी आप ध्यान रखना। चलो और अपन यदि बात करना चाहे इसमें तो SN2 जो रिएक्शन है आपकी जो फॉलो होती है वो होती है पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट्स के अंतर्गत। आप आराम से बता सकते हो किस किस प्रकार से होती है। देखो पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट क्या होते हैं उनके बारे में बात कर लेते हैं। ये जो रिएक्शन आपकी होती है वो पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट्स में संपन्न होती है।
तो आप लिख सकते हो रिएक्शन कैरिड आउट इन पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट्स। अब पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट क्या होता है, आप इसको बोलोगे ध्रुवीय एप्रोटिक सॉल्वेंट या विलायक। देखिए मैं बताने जा रहा हूं, यदि क्या, यदि आपका अधिक विद्युत ऋणात्मक परमाणु सीधा हाइड्रोजन से नहीं जुड़ा हुआ है तो इस प्रकार के सॉल्वेंट को आप बोलते हो ध्रुवीय एप्रोटिक विलायक। यहां लिख रहा हूं, यदि अधिक विद्युत ऋणात्मक परमाणु मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, अधिक विद्युत ऋणात्मक परमाणु हाइड्रोजन से सीधा जुड़ा हुआ नहीं है, उसी को आप क्या बोलते हो, पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट बोलते हो। तो SN2 रिएक्शन जहां होती है वहां पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट्स का यूज किया जाता है। चलिए जैसे एग्जांपल की बात करते हैं पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट की, DMSO, इसको बोला जाता है डाइमिथाइल सल्फोक्साइड। इसका नाम हो गया डाइमिथाइल सल्फोक्साइड। देखिए क्या होता है, CH3 जैसे कीटोन होता है तो देखो ये ऑक्सीजन है, उससे क्या जुड़ा हुआ है, सल्फर एटम जुड़ा हुआ है, डायरेक्ट आपका हाइड्रोजन नहीं मिला, इसका मतलब कैसा हो गया, पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट। चलो एक होता है DMF, इसको बोलोगे आप डाइमिथाइल फॉर्मेमाइड, डाइमिथाइल फॉर्मेमाइड, फॉर्मेमाइड क्या होता है, देखो फॉर्मिक अम्ल जानते हो, इसे क्या जोड़ देते हो आप, डाइमिथाइल फॉर्मेमाइड, यानी इसका HCO डाइमिथाइल फॉर्मेमाइड, दो मिथाइल है और एमाइड सभी जानते हो क्या होता है आपका एमाइड, HCON CH3 और आपका CH3 बन गया डाइमिथाइल फॉर्मेमाइड। देखो डाइमिथाइल और ये होता है आपका फॉर्मेमाइड, क्लियर है। एक होता है डाइमिथाइल एसीटेमाइड हो सकता है। चलो यहां पर क्या कर दोगे आप, CH3 लगाते क्या बन जाएगा आपका डाइमिथाइल एसीटेमाइड, इसी को आप क्या बोलोगे डाइमिथाइल एसीटेमाइड, DMA बोल दोगे, एसीटेमाइड हो गया ना CH3CONH2, इसी को बोलोगे आप डाइमिथाइल एसीटेमाइड बोल दोगे। क्लियर है इस बात को। चलो ये हो गया आपका DMA। तो पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट्स है, उनमें रिएक्शन ये क्या होती है, संपन्न होती है। चलो अब अपन बात करने जा रहे हैं इसके बारे में और कुछ यदि है तो देखो मैंने बोला था कि इसमें रीअरेंजमेंट तो होता नहीं है आपका, क्लियर है, तो उस बात को भूल जाना। SN2 रिएक्शन जहां होती है वहां पर आपको रीअरेंजमेंट देखने को नहीं मिलता। चलिए एक अपन ने बात की थी कि यदि आपने डी क्रिया कारक लिया तो L बन रहा है, L वो क्या बन रहा है, तो वो भी आप आराम से देख पाते हो, यानी इसमें आपको इनवर्जन कॉन्फ़िगरेशन देखने को मिला, अपन ने ग्राफ भी देख लिया यहाँ पर। अब अपन बात कर सकते हैं दोनों के फैक्टर को अफेक्टिंग किस प्रकार करता है SN1 और SN2 रिएक्शन को, तो फैक्टर अफेक्टिंग SN1 एंड SN2, इन दोनों रिएक्शंस की एक साथ में बात कर लेते हैं। हेडिंग लगा लीजिए फैक्टर अफेक्टिंग SN1 एंड SN2 रिएक्शन से, उसके बारे में चर्चा कर लेते हैं अपन। लगाइए हेडिंग फैक्टर अफेक्टिंग SN1 एंड SN2, यानी SN1 रिएक्शन और SN2 रिएक्शंस को प्रभावित करने वाले जो कारक है उनकी अपन बात करेंगे। चलिए देखो अपन ने देखा था अभी, एक तो नेचर ऑफ सॉल्वेंट देख लिया, सभी जानते हो, विलायक की प्रकृति, दो चीज आपने देखी। SN1 रिएक्शन आपकी होती है किसमें संपन्न होती है, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट में होती है,
क्लियर है। SN2 रिएक्शन की बात करेंगे, किसमें संपन्न होती है? पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट में होती है, पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट्स में संपन्न होती है। फंडा क्लियर है। चलिए और बात करते हैं। देखो ब्रिज हेड कार्बन पर ना तो SN1 रिएक्शन होती है और ना ही आपकी SN2 रिएक्शन होती है। तो यहां लिख देता हूं मैं 8 ब्रिज हेडेड कार्बन एटम, ठीक है, डज नॉट गिव SN1 एंड SN2। यानी आपका जो ब्रिज हेड कार्बन एटम होता है उस पर ना तो SN1 रिएक्शन होती है और ना ही आपकी SN2 रिएक्शन होती है। देखिए ये जैसे कंपाउंड है मेरे पास में, ये कंपाउंड आपको दिखाई दे रहा है और इसका ब्रिज हेड कार्बन एटम ये हो गया। जैसे ये यहाँ पर क्लोरीन वगैरह लगा दिया, लिविंग ग्रुप लगाया हुआ है, तो यहां पर ना तो SN1 होगी और ना ही यहां पर SN2 रिएक्शन होगी। ठीक है, ये दो बात अपन ने कर ली। चलिए तीसरी अपन बात करते हैं किसी सबस्ट्रेट है उसकी नेचर पर। तो हेडिंग लगाइए नेचर ऑफ सबस्ट्रेट, यानी जो क्रिया कारक है उसकी नेचर कैसी है उसकी बात करने जा रहे हैं। चलो तीसरा पॉइंट इसमें, नेचर ऑफ सबस्ट्रेट। किसी क्रिया कारक है उसकी प्रकृति कैसी हो उस पर देखो, नेचर ऑफ सबस्ट्रेट या क्रिया कारक की जो प्रकृति है उस पर किस प्रकार निर्भर करती है। चलो देखिए मेरे पास में कंपाउंड है ये CH2 डबल बॉन्ड CH, और यहां पर क्या लगा, कोई लिविंग ग्रुप लगा दिया। क्लियर है। अब देखो डबल बॉन्डेड कार्बन से सीधा आपका क्या जुड़ा हुआ है, लिविंग ग्रुप जुड़ा हुआ है। इसका मतलब ये क्या है, आपका अल्फा कार्बन एटम है। अब इसको आप क्या बोल सकते हो, अनसैचुरेशन हो रहा है या नहीं हो रहा है अल्फा कार्बन एटम पर, असंतृप्त अल्फा कार्बन एटम, आप इसको बोल देते हो अनसैचुरेटेड अल्फा कार्बन एटम। कैसा हो गया ये, असंतृप्त अल्फा कार्बन परमाणु। देखो एक तो ये हो, इसके अलावा एक ये हो सकता है क्या, डबल बॉन्डेड कार्बन है और उस डबल बॉन्डेड कार्बन से आपका सीधा क्या जुड़ा हुआ है, लिविंग ग्रुप जुड़ा हुआ है। तो देखो यहां पर इस प्रकार की रिएक्शन, क्योंकि इसमें डबल बॉन्ड कैरेक्टर आते हैं, ध्यान रखना। इसको देखोगे, इसमें रेजोनेंट स्ट्रक्चर बनाओगे तो इसमें क्या देखने को मिलता है आपको, डबल बॉन्ड कैरेक्टर प्रेजेंट होता है। डबल बॉन्ड कैरेक्टर यानी आंशिक द्विबंध के गुण आ जाते हैं। पार्शियली लिख देता हूं मैं यहां पर, पार्शियली डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ जाते हैं, जिसके कारण जो SN1 रिएक्शन है और SN2 रिएक्शन है उसकी जो रिएक्टिविटी होती है, क्रियाशीलता होती है, वो क्या हो जाती है, कम हो जाती है। तो रिएक्टिविटी ऑफ SN रिएक्शन क्या हो जाएगी आपकी, कम हो जाती है, रिएक्टिविटी कम हो जाती है अनसैचुरेटेड रिएक्शंस की। चलो यदि मान लो किसी एलाइलिक पोजीशन पे और बेंजाइलिक पोजीशन है उस पर आपको रिएक्शन करवाने को मिले, इसका मतलब एलाइलिक आपकी ये मान लो अल्फा पोजीशन से आपको क्या जाना पड़ेगा, बीटा पोजीशन पे जाना पड़ेगा। देखो ये पोजीशन है जैसे मेरे पास में, ये लिविंग ग्रुप जुड़ा हुआ आपका, ये पोजीशन अल्फा पोजीशन है, ये आपकी कौन सी पोजीशन हो गई, बीटा पोजीशन हो गई। चलिए बीटा पोजीशन पे मैंने करवा दिया मान लो अनसैचुरेशन, आप इसको क्या बोलोगे, बीटा अनसैचुरेशन या अनसैचुरेटेड अल्फा कार्बन एटम, इसको आप बोल दोगे अनसैचुरेटेड बीटा कार्बन एटम। देखो अनसैचुरेटेड क्यों बोला गया, डबल बॉन्ड है ना, असंतृप्तता आ रही है, तो इसको आप बोलोगे असंतृप्त बीटा कार्बन एटम बोलोगे। चलो इस पर यदि आप रिएक्शन करवाओगे SN1 और इसको तो बोलोगे आप एलाइलिक पोजीशन। क्लियर है, ये तो हो गया आपका एलाइलिक। और यदि आप बनाना चाहो यहां बेंजाइलिक, देखो ये होगा आपका बेंजाइलिक और बेंजाइलिक। क्लियर हो गया। चलो
अब देखो इसको यदि आप ध्यान से देखोगे तो ये आपका अल्फा हुआ और ये आपका क्या हो गया, बीटा हो गया। तो यहां पर जो SN1 रिएक्शन है आपकी और SN2 रिएक्शन है, इनकी यदि आप बात करोगे तो उसकी जो रिएक्टिविटी होती है वो क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। उनकी क्रियाशीलता यहाँ क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। यानी आप बोल दो कि जो एलाइलिक पोजीशन है आपकी, बेंजाइलिक पोजीशन है, वहां पर क्रियाशीलता आपकी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। ये एलाइलिक है और इसको आप क्या बोलोगे, बेंजाइलिक पोजीशन बोलते हैं। चलो यदि आपने क्या किया, ब्रांचिंग कर दी मान लो अल्फा और बीटा कार्बन एटम पर, तो भी क्या हो जाएगी, उसकी रिएक्टिविटी बढ़ जाएगी। और ब्रांचिंग करने पर SN1 रिएक्शन तो आपकी उसकी रिएक्टिविटी बढ़ जाती है। चलिए तीसरा पॉइंट देखो, आपने क्या किया, अल्फा और बीटा पे ब्रांचिंग की, तो तीसरा पॉइंट ऑन ब्रांचिंग। देखो ये आपका कार्बन एटम है, तो ये लिविंग ग्रुप लगा हुआ है, इधर कार्बन है और इधर कार्बन है, मींस ये अल्फा पोजीशन, ये आपकी बीटा पोजीशन। आपने अल्फा पे क्या लगाया, कोई ग्रुप लगाना स्टार्ट किया, मान लो इसमें ब्रांचिंग करने स्टार्ट की, तो ब्रांचिंग करने पर अल्फा और बीटा कार्बन एटम है वो क्या हो रहे हैं, आपके बढ़ रहे हैं। क्लियर है। अब रिएक्टिविटी की बात करेंगे SN1 रिएक्शन की। SN1 रिएक्शन है, इसकी जो रिएक्टिविटी होगी वो क्या होगी, बढ़ेगी। और आपको पता है वो किस ओर बढ़ेगी, 3 डिग्री 2 डिग्री आपकी 1 डिग्री। क्लियर है। इसमें जो कार्बोकेटायन स्टेबल होता है तो कार्बोकेटायन आपको देखना पड़ेगा। और SN2 रिएक्शन की जो रिएक्टिविटी होती है वो क्या हो जाती है, आपकी कम हो जाती है। SN2 रिएक्शन की जो रिएक्टिविटी आप देखोगे तो वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। 1 डिग्री आपकी, 2 डिग्री आपकी, और उसके बाद में आपकी कौन सी हो जाती है, वो 3 डिग्री हो जाती है। चलो ब्रिज हेड कार्बन एटम पर देख लिया अपन ने। अब देखो अगली अपन बात करते हैं, जितने भी आपके अल्फा हेलोकीटोन्स होते हैं वो SN2 रिएक्शन से क्या करते हैं, रिएक्शन को शो करते हैं। देखो ये अल्फा हेलोकीटोन, यहां पर मैंने क्या लगा दिया, कोई लिविंग ग्रुप लगा दिया, और यहां पर कोई एल्किल समूह जुड़ा हुआ है कार्बोनाइल कार्बन से। चलो आप इसको बोलोगे अल्फा हेलोकीटोन। देखो अल्फा कार्बन है, हेलोजन जुड़ा हुआ है, तो अल्फा हेलोकीटोन। अगला पॉइंट ये भी नोट कर लेना आप, जो आपके अल्फा हेलोकीटोन्स होते हैं उस पर SN2 रिएक्शन होती है, वो SN1 रिएक्शन की तुलना में मोर फेवरेबल होती है, बहुत आसानी से होती है, अच्छी मात्रा में बनती है। ये आपकी कैसी होगी, अल्फा हेलोकीटोन होंगे। तो यहां पर जो रिएक्टिविटी होती है वो SN2 रिएक्शन की SN1 रिएक्शन की तुलना में क्या होगी, ज्यादा होती है। चलो इसके अलावा आपके जितने भी कार्बोक्सिलिक एसिड के डेरिवेटिव होते हैं वो SN2A रिएक्शन देते हैं। चलो ध्यान रखना, कार्बोक्सिलिक एसिड है उसके डेरिवेटिव है वो भी कौन सी रिएक्शन देंगे, SN2। जैसे डेरिवेटिव की बात करेंगे तो एसिड आपका हो गया, आपका एसिटिल क्लोराइड हो गया। क्लियर है। एल्केनॉल क्लोराइड हो गया, आपका एस्टर हो गया, आपका एमाइड हो गया, आपका हो गया एमाइड हो गया, आपका हो गया एनहाइड्राइड हो गया। ये सभी इनकी यदि आप बात करोगे तो ये SN2 रिएक्शंस को क्या करते हैं, फॉलो करते हैं। क्लियर है। चलो नेचर ऑफ सॉल्वेंट आपने देख लिया, सबस्ट्रेट आपने देख लिया। लिविंग ग्रुप की बात करते हैं तो लिविंग ग्रुप की यदि बात करेंगे, SN1 रिएक्शन और SN2 रिएक्शन है, इसमें लिविंग ग्रुप की बहुत अच्छी भूमिका होती है। अब गुड लिविंग ग्रुप आपके कौन से होंगे, देखो जो वीक बेस होते हैं, जितने भी आपके दुर्बल क्षार होते हैं वो सभी आपके क्या होते हैं, वीक बेस होते हैं। तो लिविंग ग्रुप की यदि अपन बात करें उस पर निर्भर कर सकती है इसकी रेट ऑफ रिएक्शन SN1 और SN2 की। देखिए लिविंग ग्रुप देखते जाना, यदि अपन बात करें लिविंग ग्रुप की तो लिविंग ग्रुप की बात करते हैं तो सबसे पहले गुड लिविंग ग्रुप कौन सा होना चाहिए आपका, इस बात को पता होना चाहिए। सबसे अच्छा लिविंग ग्रुप कौन सा होगा, देखो अभी मैंने इसी लेक्चर में पीछे बताया था कि जो आपके वीक बेस होते हैं वो सभी क्या होते हैं, अच्छे लिविंग ग्रुप होते हैं। आप यहां बता सकते हो वीक बेस वाले अच्छे लिविंग ग्रुप होते हैं, आवश्यक समूह बहुत अच्छे होते हैं। चलिए
जिस पर मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पर क्या जुड़ा हुआ हो, आपका नेगेटिव चार्ज उपस्थित हो। क्लियर है? तो आप बता दोगे यहां पर मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। क्लियर है? तो वो भी क्या होगा आपका अच्छा लिविंग ग्रुप होता है। मोर इलेक्ट्रो नेगेटिव जो एटम होता है वो आपका क्या होता है, अच्छा ग्रुप होता है। क्लियर है? जैसे साइनाइड -Cn HCN की तुलना में अच्छा होता है। आपका एल्कोक्साइड इस एल्कोहल की तुलना में अच्छा होता है लिविंग ग्रुप। इसके अलावा यदि अपन बात करें आपका OH- इस H2 की तुलना में क्या होता है, अच्छा होता है। तो देखो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम हो गए, नाइट्रोजन पे आ रहा है, ऑक्सीजन पे आ रहा है। इसके अलावा आप ये भी बता सकते हो इसी पॉइंट को आधार मानते हुए कि आपकी जो नेगेटिव स्पीसीज होती है वो क्या होती है, गुड लिविंग ग्रुप होती है, बहुत अच्छी लिविंग ग्रुप होती है। देन न्यूट्रल स्पीसीज यानी उदासीन प्रजाति की तुलना में बहुत अच्छी प्रजाति होती है। और यदि आपके पास में मोर पोलराइजेबल ग्रुप हो जिस पर ध्रुवण क्षमता क्या हो, ज्यादा हो, यदि आपके पास में मोर पोलराइजेबल ग्रुप प्रेजेंट हो, वहां पर भी आप क्या बता सकते हो, उसकी गुड लिविंग ग्रुप है, वो होते हैं। क्लियर है? चलिए आइए, ये अपन ने बात की है SN1 और SN2 रिएक्शन में जो नेचर है लिविंग ग्रुप की उसके बारे में। तो आप आराम से बता सकते हो इसमें किस वाले की लिविंग ग्रुप की नेचर सबसे ज्यादा होती है। यदि आपसे पूछा जाए F- Cl- Br- I- में तो किसकी ज्यादा होगी, I- अच्छा लिविंग ग्रुप होगा। फिर आपका होता है Br-, फिर आपका होता है Cl- और फिर आपका क्या होता है F-। क्लियर है? बता दोगे? चलिए, न्यूक्लियोफाइल है उस पर भी निर्भर करती है, वो अपन ने देख लिया रेट का आधार मानते हुए। ठीक है, ये आपने देखा। अब अपन बात करते हैं ओवरऑल अपने जो पढ़ा है अब तक, इसमें SN1 रिएक्शन है और SN2 जो रिएक्शन है उसमें डिफरेंस देखते हैं, क्योंकि यहां से क्वेश्चन बनने की संभावना रहती है। यदि अपन बात करें आपके लेवल के हिसाब से चले तो हेडिंग लगा लीजिए डिफरेंस बिटवीन SN1 एंड SN2 रिएक्शन। डिफरेंस बिटवीन SN1 एंड SN2 रिएक्शन। देखो यहां से क्वेश्चन बनने की संभावना रहती है, इसको एमटीआर लगा लीजिए। एक तरफ तो आप लिख लीजिएगा SN1 रिएक्शन और एक तरफ आप नोट कर लीजिएगा SN2 रिएक्शन। देखिए SN1 रिएक्शन क्या होती है आपकी और SN2 रिएक्शन क्या होती है, उसके बारे में अपन क्या करने जा रहे हैं, अभी चर्चा करने जा रही है। चलिए, SN1 रिएक्शन आप सभी जानते हो क्या होती है और SN2 रिएक्शन आपकी क्या होती है, इनको आपने अभी तक देखा। तो आपने जो चीज अब तक नोटिस की है बस वहीं से आपका आंसर निकल के आता है। चलो, SN1 रिएक्शन कैसी देखी थी आपने, इसमें आपने देखा था कि ये एक प्रकार की जो रिएक्शन होती है आपकी टू स्टेप रिएक्शन होती है। आप लिख दोगे टू स्टेप रिएक्शन, यानी दो पदों में होने वाली है। और SN2 जो रिएक्शन होती है वो आपकी सिंगल स्टेप रिएक्शन होती है, यानी एक ही पद में संपन्न होने वाली अभिक्रिया कौन सी हुई आपकी, SN1 रिएक्शन। चलो, और यदि आप बात करना चाहो तो बताइए SN1 रिएक्शंस की बात करते हो आप, तो आप क्या निष्कर्ष निकालते हो, इसमें जो रेट होती है आपकी वो सबस्ट्रेट की सांद्रता पर निर्भर करती है और न्यूक्लियोफाइल की सांद्रता पर निर्भर करती है क्या, नहीं करती। तो रेट केवल और केवल सबस्ट्रेट या क्रियाकारक की सांद्रता पर निर्भर करेगी। यहां यदि अपन बात करें रेट की, आपकी जो रेट है वो सबस्ट्रेट की सांद्रता पर निर्भर करती है, क्रियाकारक की सांद्रता पर तो करती है। और आपने कोई न्यूक्लियोफाइल लिया है, कोई नाभिक स्नेही लिया है, उसकी सांद्रता पर भी निर्भर करती है। क्लियर है? ये आपकी कैसी होती है, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन होती है। और ये कौन सी रिएक्शन है आपकी,
सेकंड ऑर्डर रिएक्शन होती है। इसमें आपने देखा था कार्बोकेटाइन का निर्माण होता है, कार्बोकेटाइन बनता है, और यहां आपने क्या देखा था, एक ट्रांजिशन स्टेट बनती है। क्लियर है, ये पॉइंट हो गया। चलो यहां पर आपको क्या देखने को मिला, इन्वर्जन इन कॉन्फ़िगरेशन देखने को मिला, इन्वर्जन इन कॉन्फ़िगरेशन मतलब आपने यहां वाल्डन प्रतिपन्न मिला आपको, वाल्डन प्रतिलोपन मिला आपको, और यहां वाल्डन प्रतिलोपन आपको नहीं मिला। क्लियर है। चलिए यदि यहां पर कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी की बात करें, कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी यदि देखें तो आपने क्या देखा था, 3 डिग्री, 2 डिग्री, 1 डिग्री, है ना। क्लियर है। कार्बोकेटाइन स्टेबिलिटी बोल सकते हो या फिर रिएक्टिविटी ऑफ एल्किल हैलाइड बोल सकते हो। लास्ट में आपका ये हो गया। इसमें यदि आप बात करोगे तो 1 डिग्री, 2 डिग्री और आपका 3 डिग्री, सॉरी 1 डिग्री ज्यादा, फिर आपका 2 डिग्री, फिर आपका 3 डिग्री, और यहाँ आपका क्या होता है, मिथाइल होता है। यही आप क्या बता दोगे, रिएक्टिविटी ऑर्डर बता दोगे, रिएक्टिविटी ऑर्डर ऑफ एल्किल हैलाइड बता दोगे। एल्किल हैलाइड है उसकी सांद्रता के बारे में आप यहां जानकारी दे दोगे। चलो इसमें क्या होता है, अपने देखा था रीअरेंजमेंट पॉसिबल होता है। यहां पर आपने देखा पुनर्विन्यास, या जिसको आप बोलते हो रीअरेंजमेंट होता है, जबकि यहां पर रीअरेंजमेंट है वो आपका नहीं होता है। चलो ये किस प्रकार के सॉल्वेंट्स में होती है, तो ध्रुवीय विलायकों में होती है, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट्स में होती है। देखा था अपन ने, आपने देखा था ये किसमें होती है, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट्स में होती है, यानी किसमें होगी, ध्रुवीय प्रोटिक विलायकों में, और ये किसमें होती है, एप्रोटिक सॉल्वेंट्स में होती है, यानी अध्रुवीय विलायकों में होती है। नॉन पोलर सॉल्वेंट जिसको आप बोल सकते हैं अध्रुवीय विलायकों में या एप्रोटिक सॉल्वेंट्स में होती है। देखा था आपने। चलो फिर अपन ने ये भी देखा था कि ये जो विक्रियाएं होती है ये तीव्र गति से होती है, और ये केवल और केवल किससे होती है, मंद गति से होती है। मंद गति जो वेग निर्धारक पद होता है, यहाँ पर आप बता सकते हो आरडीएस स्टेप क्या होता है, जो स्लो स्टेप होता है आपका वो होता है, और यहाँ पर एक संकरण अवस्था बनती है। क्लियर है। तो ये अपन ने बात की SN1 रिएक्शंस की और SN2 रिएक्शंस की। यहाँ पर जो भी जानकारी आपको SN1 और SN2 के बारे में मिलेगी वो बहुत सफिशिएंट जानकारी है, इससे बाहर से क्वेश्चन शायद आने की संभावना नहीं है। अगली क्लास में अपन बात करेंगे कुछ प्रमुख SN1 रिएक्शंस की, SN2 रिएक्शंस की, एल्किल हैलाइड कौन कौन सी रिएक्शन देता है उसके बारे में अपन विस्तार से पढ़ेंगे। तब तक के लिए थैंक्स, मिलते हैं अपन अगली क्लास में। ऑल द बेस्ट।